क्या हाल है मेरे भाई बहन। आज के लेसन में हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता। जैसे हमने पढ़ा कि भारत का संविधान का कैसे निर्माण हुआ, अब जब संविधान बन गया तो उसका क्या क्या विशेषता है, इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज जान लीजिए कि अभी हम जितना भी पॉलिटी में मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस सब का क्या होगा, समरी होगा। जैसे सिनेमा आता है ना, तो सिनेमा के पहले एक ट्रेलर आता है। ट्रेलर देखने से क्या होता है कि मोटा मोटा हमको आइडिया लग जाता है कि हमको सिनेमा में क्या मिलने वाला है। उस तरह से क्या है बाबू कि अगर हम यहाँ पर संविधान की विशेषता के बारे में समझ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि आने वाला चैप्टर्स हमको क्या क्या मिलने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हमने बताया दोस्त क्या कि भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ और भारत का संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और वो जो संविधान बना ना, उस समय क्या था, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान की विशेषता में पहला विशेषता क्या है कि भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखिए यहां पर 3-4 टर्म है, तीनों चारों टर्म को समझना है। सबसे पहले तो क्या बोलता है कि पूरे संसार का सबसे बड़ा है, क्या है, बड़ा है और लिखित है। मतलब कि यहां तो पहले ही समझना पड़ेगा कि संविधान लिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो हाँ दोस्त, ये तो समझ में आपको आ गया होगा अभी तक पढ़ाई करने के बाद कि संविधान क्या होता है। संविधान बेसिकली क्या होता है, देश को शासन प्रशासन को चलाने के लिए नियम कानून का संग्रह होता है, उसी को संविधान बोलते हैं। अगर इसमें क्या है कि देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखा गया है तो ये क्या हो गया, आपका संविधान हो गया। अब देखिए क्या होता है, संविधान 2 प्रकार के हो सकता है। एक क्या है कि परंपरा के आधार पर शासन चलते आ रहा है, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो नियम कानून है परंपरा के आधार पर बना हुआ। और एक क्या है कि प्रॉपर तरीके से लिख दिया गया है। जैसे अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घर को चलाने के लिए भी कुछ क्या होता है, नियम कानून होता है, लेकिन वो नियम कानून कहीं लिखा गया नहीं है। जैसे क्या उन्हें बड़ों का पैर छू करके प्रणाम करते हैं, तो कहीं लिखा गया है कि बड़ा आदमी के पैर छू के प्रणाम करना है? नहीं। शाम को हम लोग क्या करते हैं कि सौंझल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, है ना, कि लक्ष्मी जी आएंगे, वो घंटी आजकल बजता है। ये सब क्या परंपरा के आधार पर क्या हो रहा है, वो चल रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि 2 तरह के नियम कानून हो सकता है। एक क्या कि जहां परंपरा के आधार पर शासन प्रशासन होता है, और एक क्या है जहां क्या है प्रॉपर तरीके से इसको लिख दिया गया है, लिखित रूप से होता है बाबू। तो यहां पर समझिए क्या है कि कुछ देशों का संविधान अलिखित भी हो सकता है, जहां पर लिखा नहीं गया है बल्कि परंपरा के आधार पर शासन हो रहा है, जबकि कुछ देशों का संविधान लिख दिया जाएगा। तो समझिए क्या भाऊ, विश्व का सबसे पहले जो संविधान लिखा गया है, किसका लिखा गया है, अमेरिका का लिखा गया। मतलब समझिए क्या भाऊ कि संविधान 2 प्रकार का हो सकता है। एक क्या बाबू, लिखित संविधान हो सकता है दोस्त, और एक क्या हो सकता है, अलिखित। अलिखित मतलब क्या है कि देश को चलाने के लिए अगर नियम कानून को लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित, लिखा हुआ संविधान। और जो लिखा हुआ नहीं गया है बल्कि परंपरा के आधार पर शासन चल रहा है, उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। अ का मतलब हिंदी में होता है न, मतलब जिसका संविधान लिखा गया नहीं है उसे बोलते हैं अलिखित संविधान, और जिसका संविधान लिख दिया गया उसे बोलते हैं लिखित संविधान। तो देखिए विश्व में सबसे पहले संविधान जो लिखा गया है वो किसका लिखा गया, अमेरिका का। और अमेरिका को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। इसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि यह क्या 50 गो राज्य मिलकर देश बना है, इसीलिए बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो विश्व का आप क्वेश्चन पूछेगा कि पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। अब समझिएगा वर्तमान समय में अधिकतर देशों के संविधान क्या होता है, लिखित ही होता है, उसको लिखा ही जाता है। कुछ ही देश का संविधान है जो अलिखित है। जैसे यहां एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है बाबू, तो ब्रिटेन का। जो देश हमारे ऊपर कब्जा करके शासन कर रहा था ना, उसका अलग अलग नाम है। कहीं इसको ब्रिटेन बोलेगा, कहीं इसको इंग्लैंड बोलेगा, कहीं इसको यूनाइटेड किंगडम बोलेगा, कहीं कहीं यूके बोलेगा। इस सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो इस देश का संविधान क्या बाबू, अलिखित है। ऑप्शन में जनरली क्या होता है, ब्रिटेन रहेगा या इंग्लैंड रहेगा। बाकी देखिए ज्योग्राफी में हम बताएंगे कि भाई ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर होता है। फिलहाल समझिए कि सब क्या है, एक ही है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, लिखा गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। अब बात करते हैं भारत का, जापान का, पाकिस्तान का, सबका संविधान क्या है, लिखित ही है। मतलब कि वर्तमान समय में मैक्सिमम देशों के संविधान को लिख ही दिया जाता है।
तो यहां पर क्या हो गया कि भारत का भी संविधान क्या आ जाएगा, लिखित हो जाएगा। लेकिन अब समझिए क्या है कि जब अमेरिका का संविधान लिखा गया बाबू ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रावधान लिखा गया, बस इतना पतला हो गया। लेकिन जब भारत के संविधान लिखा जा रहा था तो भारत का संविधान लिखते लिखते इतना मोटा हो गया है ना, और मोटा बोल सकते, इतना मानी मोटा हो गया, इतना मानी क्या हो गया, मोटा हो गया। तो बोले कि हाँ सर इतना मोटा कैसे हो गया इतना। देखिए हमारा देश की आकार की बात करते हैं, हमारा देश देखिए बाबू क्या है, बहुत बड़ा है। हमारा देश क्या हुआ, बहुत ही क्या है, बड़ा है। और देश में क्या है, भाषा के नाम पर विविधता है बाबू, है ना, भूगोल के नाम पर विविधता है। मतलब इतना बड़ा आकार है, बहुत विविधता है। हमारा कहा जाता है कि 2 कोस पर भाषा और 2 कोस पर पानी क्या होता है, बदल जाता है। तो इतना विविधता है ना, अब सबको मिला करके चलना है, तो जाहिर सी बात है कि सबको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा और सबके मन के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमारे देश में क्या होगा, अगर किसी एक चीज को थोपने का प्रयास करेंगे तो तुरंत देश क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए क्या है, अलग अलग प्रावधानों को लिखा गया ना, इस कारण से क्या हो गया कि भारत का सन बहुत ही क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यही पहला पॉइंट क्या हो गया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। 2 क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान पूछेगा, पहला बार किस देश का संविधान लिखा गया, तो अमेरिका का। भारत का लिखा गया तो बहुत क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 2 क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका हो गया, अमेरिका का। अब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो गया, भारत का हो गया। अब देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था बाबू, तो उसमें क्या था कि अनुसूची की संख्या की बात करते हैं बाबू, तो 8 था, वर्तमान में कितना हो गया, 12 हो गया। उसमें बाबू भाग की संख्या कितना था, तो भाग कितना था, 22 था, वर्तमान में कितना हो गया, 25 हो गया। उसमें अनुच्छेद की संख्या कितना था बाबू, तो अनुच्छेद की संख्या कितना था बाबू, 395 था, वर्तमान में 450 से क्या हो गया, अधिक हो गया है। मतलब समय के साथ हमारा संविधान क्या हो रहा, बढ़ ही रहा है ना। मतलब ये बोल सकते हैं कि समय के साथ हमारे संविधान में नया नया चीज को भी जोड़ा जा रहा है। अब समय के साथ जिसमें बदलने की प्रवृत्ति होता है उसको बोलते हैं कि जिंदा है। नहीं तो मरल आदमी क्या होता है, ऐसे हो गया तो एकदम इसी पड़ल रहेगा, है ना। देखते हैं जो मर गया वो क्या एकदम इसी पड़ल है, और जो जिंदा है वो चलते रहेगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है, जिंदा है कि मरा हुआ संविधान है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त कि भारतीय संविधान क्या है, यह एक जीवित संविधान है। क्या है, जीवित संविधान। जीवित संविधान का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में समय के साथ संशोधन किया जा सकता है। जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था उस समय 1950 की समाज क्या होगा, अलग होगा। तब समाज अलग है तो जरूरत क्या होगा, अलग होगा। पहले इंटरनेट के बारे में कुछ लिखा गया होगा, जाहिर सी बात इंटरनेट पहले है ही नहीं था, लेकिन वर्तमान समय इंटरनेट के बारे में कानून बनाना पड़ेगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि अब समाज बदल गया, तो समाज बदल गया तो जरूरत बदल जाएगा, तो संविधान में नए नियम कानून की क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संविधान का संशोधन भी किया जा सकता है। और इसीलिए बोलते हैं कि भारत का संविधान क्या है, जीवित संविधान है, लाइव डॉक्यूमेंट है। मतलब कि इसमें बाबू समय के साथ परिवर्तन करने की शक्ति है। और देखिए जिसमें भी समय के साथ परिवर्तन होने की शक्ति नहीं रहता है वो समझिए कि बाबू क्या होता है, मर जाता है। मतलब उसका कोई पुछवैया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्या है कि एग्जामिनेशन बदल रहा है और समय के साथ आप नहीं बदलिएगा तो क्या बाबू सर्वाइव कर पाइएगा, नहीं। आप चल जाइएगा एकदम बेलगंठ जाकर बैठा रहिएगा, आपको कोई तो पूछने वाला नहीं है। तो उसी बाबू क्या है, भारतीय संविधान क्या है, जीवित संविधान का एग्जाम्पल है। और एक और चीज बताते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान बाबू ये क्या है, हमारे देश में यही सर्वोच्च है। यही क्या बाबू, सर्वोच्च है। देखिए हमारे देश में सुनते नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पास तो पूरा पावर एकदम चलते हैं काफिला के साथ, राष्ट्रपति काफिला के साथ चलते हैं। देखिए उस सब को पावर मिला हुआ है संविधान से ही। मतलब देखिए दोस्त क्या है कि हमारा क्या हो गया, समझने के लिए लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, एक आपका किताब हो गया, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान बोलते हैं। आई भारतीय संविधान के तहत ही अलग अलग अधिकारियों को पावर मिला हुआ है। चाहे राष्ट्रपति की बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं या अफसर को, सबको पावर इसी के तहत मिलता है। तो मतलब हमारे यहाँ क्या हो गया, न मोदी जी न योगी जी, सबसे बड़ा संविधान जी। जैसे बोलते हैं ना कि बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, न मोदी जी न योगी जी, सबसे बड़ा कौन हो गया, संविधान जी। मतलब बोल सकते हैं कि भारत का संविधान क्या है, सर्वोच्च है, इसके आगे कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, भारतीय संविधान या बोलेगा वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ और देगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ संविधान क्या है, वो सर्वोच्च है। और अगला बात, इस संविधान को पावर कहां से मिलता है, तो संविधान को शक्ति मिलता है जनता से। देखिए हमारा संविधान शुरू कैसे होता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए, मतलब क्या, हम भारत के लोग मतलब क्या कि यहाँ के जनता की बात बोलता है। यहाँ क्या बोलता है, जनता की बात बोलता है। मतलब कि भाव भारतीय संविधान का शक्ति का स्रोत कौन है, जनता। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा
कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो बाबू कोई अधिकारी नहीं है बल्कि कौन है, संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान को शक्ति जो मिलता है, इस शक्ति कहां से मिलता है, तो भारतीय जनता से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन पहला लिखित संविधान किसका है बाबू, अमेरिका का है। संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक लिखित एक अलिखित। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखा गया था, और जब भारत का लिखा गया तो क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, तब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। फिर क्या बोले बाबू कि कुछ देश का संविधान क्या होता है, लिखा हुआ नहीं है बल्कि परंपरा के आधार पर चलते रहता है, जैसे हमारे घर का शासन चलता है, वैसे क्या होता है कि ब्रिटेन का संविधान क्या होता है, परंपरा के आधार पर चलते रहता है। अगला क्या बोले बाबू कि हमारा संविधान क्या है, जीवित संविधान है, क्योंकि इसमें समय के साथ परिवर्तन करने की शक्ति है, समय के साथ इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो लाइव डॉक्यूमेंट हमारा संविधान है बाबू। अगला क्या बोले कि हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है, मतलब इससे आगे कोई नहीं बाबू, सबसे बड़ा कौन है, संविधान है। और संविधान को शक्ति का स्रोत कौन है बाबू, तो संविधान की शक्ति का स्रोत है भारतीय जनता। अगला क्या समझना है कि भारत का संविधान जो है विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान को लिया है, इस कारण से भी क्या हो गया, भारतीय संविधान सबसे बड़ा हो गया है। तो मतलब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहां बस इस चैप्टर में ओवरव्यू देंगे, बाकी क्या होगा अलग हमारा चैप्टर आएगा, इसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में कहां से क्या लिया गया है। फिलहाल समझिए क्या वो भारतीय संविधान के बनाने के पहले विश्व के 60 से भी अधिक देशों के संविधान का स्टडी किया गया, और उसमें से जो जो अच्छा प्रावधान लगा उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसीलिए कई बार आलोचक आलोचना भी करते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, कॉपी पेस्ट है, मतलब कहीं से कॉपी किए और कहीं से किए पेस्ट कर दिए। लेकिन समझिए क्या है, भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है। आप ही तैयारी कर रहे हैं बाबू तो अलग अलग टॉपर का वीडियो देखते हैं, तो अपने लिए क्या जरूरी हो सकता है उसको ना अपनाने का प्रयास करते हैं, तो कॉपी पेस्ट कहां हो गया। कॉपी का मतलब क्या है कि 4 बजे जाके मैदान हो जाएगा तभी 4 बजे जाके मैदान हो जाइएगा, वो 5 बजे मुंह धोता तभी 5 बजे मुंह धोइएगा। इसको बोलते हैं कॉपी करना, और कॉपी करना सही नहीं होता, नकल करना सही नहीं होता है, प्रेरणा लेना सही है। तो हमारा देश में क्या है, प्रेरणा लिया है विश्व के अलग अलग संविधानों से। तो समझिए बाबू क्या बोले कि भारतीय संविधान में अगला चौथा विशेषता क्या है कि विश्व के अलग अलग संविधानों से अलग अलग विशेषताओं का किए हैं, शामिल किए हैं। और सबसे ज्यादा प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या लिया है बाबू, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए जब हमारे यहां अंग्रेज बाबू शासन कर रहा था ना, तो वहां से हर 10 साल 20 साल के बाद देखो डॉक्यूमेंट लेकर भेजता था। उस किताब में क्या होता था कि लिखा रहता था नियम कानून, और उसी के आधार पर शासन प्रशासन होता था। तो उसी तरह से क्या है कि आजादी के पहले लाया था भारत शासन अधिनियम अंग्रेज द्वारा, तो सबसे ज्यादा प्रावधान इसी से लिया गया है। बोला जाता है कि भारतीय संविधान में 250 से भी अधिक प्रावधान यहीं से डायरेक्ट क्या किया गया, कॉपी कर लिया गया है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का नकल है, यह भी हम बोल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन जान लीजिए वो क्या है कि जब हमारा संविधान बन रहा था ना, मतलब क्या हुआ कि 1946 में संविधान बनने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ, तो 46 से 50 तक 26 जनवरी 1950 तक संविधान नहीं बना था, तब तक भारत का शासन कैसे हो रहा होगा, तो भारत का शासन हो रहा था भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब भारत का संविधान नहीं बना था तो आजादी के बाद भारत का शासन कैसे हो रहा था, किस प्रावधान के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बाबू हो रहा था। ठीक, अब जैसे कि हमने यहां बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारा प्रावधान लिया गया था, उस तरह से क्या है कि अलग अलग चीज को अलग अलग जगह से लिया जाएगा। तो अगला क्या हुआ कि भारतीय संविधान में क्या है, नागरिकों के लिए एकल नागरिकता दिया गया। क्या दिया, एकल नागरिकता का प्रावधान मात्र किया गया, क्या वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाते हैं बाबू क्या है कि जैसे मान लेते हैं क्या है कि हम किसी हित नताही गए, तो हित नताही गए तो क्या हो कि उसका जो हित का जो लड़का था हमको बाजार में भेट गया। अब गर्मी के दिन था, उसके बाद क्या है गए घरे, तो हम सोच रहे हैं कने फुल पैंट काढ़े कने जींस काढ़े, समझ में नहीं आ रहा, और एकदम जगह के एकदम होने से अंदर घुस गया जाने मन जाने, और उनसे कहा कि एकदम हाफ पैंट पहन के उघारे पुघारे आ गया। मतलब क्या, उस घर में उसको क्या है ज्यादा अधिकार था, लेकिन हमको क्या है कम अधिकार है, तो हम उस घर के लिए क्या हो गए, विदेशी हो गए, जबकि वो घर के लिए क्या हो गया, नागरिक हो गया। तो नागरिक और विदेशी में अंतर क्या होता है कि यहाँ के मतलब भारत में जो जन्म लिया, हालांकि अलग अलग आधार पर भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जानिए कि जो नागरिक होता है ना उसको ज्यादा अधिकार होता है। जैसे आप अपना घर में हैं तो आपको अपने घर में क्या होगा, ज्यादा अधिकार होगा, जबकि आपके यहाँ हित नाता आएगा उसको कम अधिकार मिलेगा। तो मतलब कि भारत देश के जो नागरिक होते हैं उनको ज्यादा अधिकार
मिलता है देश में, और बाबू जो भारत देश का नागरिक नहीं है, जैसे अमेरिका से कोई आ गया है तो उसको क्या मिलेगा, कम अधिकार मिलेगा। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। तो एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ देश का ही नागरिक हो सकते हैं, राज्य का नागरिक नहीं। इसको समझाते हैं। जैसे बाबू क्या है कि हमारा भारत क्या हो गया, देश हो गया, और ये क्या हो गया, बिहार हो गया, या तमिलनाडु हो गया, एक क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो अब समझाते हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि यहां पर आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना, तो उसको आंध्र प्रदेश राज्य का अलग नागरिकता नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, सिर्फ भारत देश का ही नागरिकता मिलेगा। मतलब आप कहां का नागरिक है, भारत का। उसी तरह से कोई बाबू यहां बिहार का व्यक्ति है तो उसको बिहार राज्य का नागरिकता नहीं मिलता, उसको सिर्फ किसका मिलता है, भारत का ही नागरिकता मिलता है। मतलब हमारे यहां ये बोल सकते हैं बाबू क्या है कि सिर्फ क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। मतलब सिर्फ आप देश का नागरिक होइएगा, राज्य का नहीं। लेकिन बाबू क्या है, अमेरिका में सिस्टम अलग है। अमेरिका में सिस्टम क्या है कि वहां पर दोहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि समझिए क्या है कि ये बाबू अमेरिका है और ये अमेरिका का एक राज्य है, इसका नाम है वाशिंगटन है। तो उसको एक अमेरिका का नागरिकता मिलेगा, ये आदमी को क्या मिलेगा, एक बाबू ये अपना राज्य का नागरिकता मिलेगा। मतलब ये दो जगह का नागरिक होगा, एक बाबू वाशिंगटन राज्य का नागरिक हो गया, एक क्या हो गया, अमेरिका देश का नागरिक हो गया। तो मतलब देख रहे हैं कि एक नागरिक यहाँ, एक नागरिक यहाँ। तो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बिहार के हैं तो आपको बिहार का नागरिकता राज्य का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ देश का मिलेगा। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ क्या एकल नागरिकता है, क्या वो एकल नागरिकता है। और यह प्रावधान हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से, कि हमारे देश में क्या मिलेगा, एकल नागरिकता मिलेगा, इंग्लैंड से लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने कैसा नागरिकता को अपनाया है, तो एकल नागरिकता को। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है या ब्रिटेन से लिया है बाबू। अमेरिका में कैसा नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। तो ये तो समझ में आ गया देश के अंदर के मामला में नागरिकता। एक और समझना, देश के बाहर के मामले में नागरिकता। समझिए बाबू क्या है, पहले भारत की बात करते हैं। आप अगर भारत के नागरिक है ना तो सिर्फ भारत के ही नागरिक रहना पड़ेगा। आप दूसरे देश का नागरिकता जैसे लीजिएगा तो आपका भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझाते हैं। आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना हो, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस खेलती थी और उसके ऊपर एक भोजपुरी गाना आया था, सा सनिया जिनसा वाला सनिया दुल्हा खोजले पाकिस्तानी। तो समझिए क्या है, सानिया मिर्जा क्या है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जिसका नाम था शोएब मलिक, उनसे शादी की है। अब चूंकि सानिया मिर्जा कहाँ के, भारत के हैं, और वो जाकर अगर पाकिस्तान के नागरिकता ले लेती हैं तो उनका भारत का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। कुछ करे के जरूरी नहीं बाबू, अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। मतलब भारत क्या बोलता है, एक बार में सिर्फ भारत का नागरिक आप हो सकते हैं, दो देश का नहीं हो सकते। उसी तरह से क्या है, प्रियंका चोपड़ा का आप नाम जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए, लेकिन तो जरूर जानता होगा प्रियंका चोपड़ा का हो। तो प्रियंका चोपड़ा क्या है, एक हीरोइन है। ये अमेरिका में निक जोनस से शादी किया है, निक जोनस से बाबू शादी किया है। अभी क्या हुआ कि जाकर के अगर अमेरिका का नागरिकता ले लेगी तो इसका इंडिया का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इसको यहां नागरिक होने के नाते जो भी अधिकार मिला हुआ था क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मतलब हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। अच्छा, अब अगला समझिए। अगर मान ली कि निक जोनस, क्या वो निक जोनस है, वो अमेरिका का नागरिक है और वो चाहता है कि अपना ससुरारी का नागरिकता ले ले, भारत का नागरिकता ले ले। या शोएब मलिक चाहता है कि भारत का नागरिकता ले ले, पाकिस्तान का है तो मतलब सोचता है कि हम भारत में ससुरारी में जाकर के बस जाए कि नागरिकता ले ले। तो क्या ये नागरिकता ले सकता है? हाँ, ले सकता है, लेने का प्रावधान है, लेकिन उसका प्रक्रिया अलग है। लेकिन आप समझिएगा, अगर वो नागरिकता ले लेता है भारत का तो सिर्फ उसको भारत का ही नागरिक रहना पड़ेगा। मतलब क्या है, निक जोनस को अपना अमेरिका वाला नागरिकता छोड़ना पड़ेगा और शोएब मलिक को अपना पाकिस्तान वाला नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। समझ में गया? तो भारत सिर्फ एकल नागरिकता को मानता है, मतलब एक साथ आप दो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका अलाउ करता है। अमेरिका क्या बोलता है कि एक साथ आप दो देश के नागरिक हो सकते हैं, मतलब अमेरिका दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। समझाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कनाडा देश है, क्या वो कनाडा देश है, तो कनाडा भी क्या करता है कि दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। मतलब एक व्यक्ति, समझिए एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि मान ले कि एलोन मस्क व्यक्ति है ना, वो एलोन मस्क मान लेते हैं क्या कि कनाडा है। कहाँ के वो, कनाडा। ये छोड़िए ना, एक बाबू क्या है, जिमी कार्टर करके वो एक्टर है ना, आप लोग हॉलीवुड सिनेमा के जानते होंगे। जिमी कार्टर करके कोई एक्टर है, पूरा नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा। तो जिमी कार्टर कहाँ के, कनाडा के। अभी कहां चला गया वो, अमेरिका चला गया। और अमेरिका क्या करता है, विश्व के जितना टैलेंटेड लोग होता है ना उसको अपने यहाँ जगह दे देता है। अमेरिका में सिस्टम क्या है ना कि अगर ऐसे वहां जाओगे रहने के लिए ना तो रहने नहीं देगा, लेकिन बोले कि हम फूंकते ना तो सोना निकलता है ना, तो आपको तुरंत लेके चल जाएगा, अरे चल 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 चल, है ना। आप बोलिए कि हम ऐसे करते हैं ना एकदम बीमारी खत्म ना, तो आपको लेके चल जाएगा, चलो थोड़ा नागरिकता दे देंगे। तो मतलब क्या है बाबू, अमेरिका विकास इसीलिए क्या है कि दुनिया के बेस्ट टैलेंट को क्या किया, अपने यहाँ जगह दिया है। जबकि हमारे यहाँ टैलेंट को कदर नहीं है, यहाँ टैलेंट कोई कदर नहीं है, यहाँ चापलूसी का कदर होता है। चलिए यहाँ पर आते हैं।
तो ये बाबू ये आदमी कहाँ है, एक तो कनाडा के नागरिक है, लेकिन अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका भी इसको नागरिकता दे सकता है। और साथ ही अमेरिका भी बोलता है कि आप मान लेते कि हमारे यहाँ का नागरिक है तो आप दूसरे जगह की नागरिकता ले सकते हैं। तो बोले क्या है सर, निक जोनस काहे ना ले लेता है? निक जोनस चाहेगा तक कनाडा के ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया अलाउ नहीं करता है, ये तो अलाउ कर रहा है ना, लेकिन इंडिया अलाउ कर ही नहीं रहा है कि हम एक को नागरिकता देंगे। अगर यहाँ के नागरिक हैं, अगर हमारे यहाँ के लीजिएगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब समझिए, मतलब कि नागरिकता जो बता रहे हैं इसमें दो टर्म में समझना है। एक क्या देश के अंदर में समझना है, देश के अंदर में क्या है कि आप सिर्फ भारत का नागरिक हो सकते हैं, आप राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि आपको देश के भी नागरिक हो सकते हैं और उस राज्य के भी हो सकते हैं जहां पर आपका जन्म हुआ है। एक और बाहरी मामला में क्या देखना है कि भारत सिर्फ क्या करता है, एकल नागरिकता अलाउ करता है कि सिर्फ भारत के एक साथ में नागरिक हो सकता है, कि एक बार में सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, भारत का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जैसा देश क्या करता है, दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। अमेरिका की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, शायद लगता है ऑस्ट्रेलिया भी दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है। तो ये आप देख लीजिएगा। जबकि ब्रिटेन की बात करते हैं, जो हमारे देश पर शासन कर रहा था, वो एकल नागरिकता अपनाया है। तो चलिए, हमने एकल नागरिकता के प्रावधान को कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। अमेरिका में कैसा नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। समझ में आ गया। चलिए अगला विशेषता समझते हैं भारतीय संविधान का क्या है। नागरिक बन गए तो हमने क्या बोला कि नागरिक बनने के बाद क्या मिलता है, आपको अधिकार मिलता है। तो हमने क्या अपनाया, मौलिक अधिकार को। मतलब भारतीय संविधान ने क्या दिया बाबू, नागरिकों को दिया है मौलिक अधिकार दिया है। क्या दिया है, मौलिक अधिकार। समझाते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। जैसे दोस्त कि आप किसी घर में पैदा हुए हैं, तो घर में पैदा होने के नाते ही क्या अधिकार मिल गया है कि मम्मी पापा का जो संपत्ति होगा ना, मम्मी पापा के मरने के बाद क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका मौलिक अधिकार हो गया, है ना। तो भारतीय संविधान भी क्या बोलता है कि अगर हमारे देश के अंदर आप पैदा हुए हैं, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये अधिकार दो तरह के होगा, समझिएगा। एक तो क्या है कि आपको इमीडिएट रूप से मिल गया, मतलब समझिए कि आप जैसे यहां पर नागरिक बने आपको अधिकार मिल गया। आइए क्या हो गया कि भविष्य में वो अधिकार मिलेगा। समझाते हैं एग्जांपल के जरिए कि जैसे बाबू मान लेते हैं क्या है कि हम कहीं पर शादी किए, है ना, तो अब शादी किए तो हमारे जो पत्नी आई है तो कुछ अधिकार उसको भी है, कुछ अधिकार हमारा भी है। अधिकार क्या है कि बढ़िया से हमारे यहाँ रहेगा, खाए पिए मिलेगा, भोजन पानी मिलेगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा, साथ ही सोने होने का उसको अधिकार मिलेगा। लेकिन अब क्या है, बोले कि रोज सिनेमा दिखाना है और वो हमारे पास रुपया है नहीं है, तो सिनेमा कहां से दिखाएंगे। तो यह क्या भविष्य का अधिकार कि पैसा हमारा पास आएगा ना तो सोना का छुच्छे देंगे बर्थडे पर। तो ये क्या हो गया, आपका भविष्य का अधिकार। तो भविष्य में जो अधिकार मिलेगा उसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और जो तुरंत अधिकार मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। अधिकार को दो भाग में बांटे, जो तुरंत मिल गया उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो भविष्य में मिलेगा उसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। हमारे देश ने क्या दिया, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, तो ये लिया है अमेरिका से। जो अभी कुछ देर पहले अमेरिका बता रहा था ना, यहीं से लिया गया। अब देखिए मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इसके बारे में जो आगे लेसन आएगा उसमें बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां हम ओवरव्यू देने का प्रयास करें, क्या क्या विशेषता उसकी देने की बात करें तो यहां मोटा मोटा ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। और भारतीय संविधान के इसको भाग 3 में रखा गया। क्या भाग 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करते हैं बाबू, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद बाबू आपका 12 से 35 है। तो समझिए क्या बाबू, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, इसको भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। और शुरू में जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, वर्तमान में कितना है, 6 है। मतलब कि शुरू में जब संविधान बना था मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, अब वर्तमान में कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा को बोलते हैं बाबू अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं, अधिकार पत्र। बेसिकली इस भाग के जरिए अधिकार नागरिक को दिया जा रहा ना, इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा कि कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसको कहां रखा गया, भाग 3 में रखा गया है। और बाबू भाग 3 को क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। इसको अनुच्छेद कैसे में रखा गया, अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया। शुरू में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, 7 था, वर्तमान में कितना है, 6 है। अब आगे समझिए, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता बाबू ना,
तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट क्या करेगा, आपको बचा लेगा, आपके मौलिक अधिकार का हनन होने नहीं देगा। तो मतलब कि कोर्ट क्या होता है, मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, गार्जियन का रक्षक होता है या संरक्षक होता है। साथ ही क्या है, भारतीय संविधान का भी रक्षा कौन करता है बाबू, न्यायालय ही करता है। तो न्यायालय के बारे में थोड़ा देर में हम बताएंगे आगे, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या है ना बाबू कि मौलिक अधिकार तो मिलवे किया है, ये तुरंत मिल गया, और साथ ही क्या है बाबू कि भारतीय संविधान द्वारा क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया। क्या वो नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व बाबू, इसका मतलब क्या है बाबू, देखिए यह तुरंत नहीं है, इसमें बढ़िया बढ़िया चीज लिखा गया है। जैसे क्या हो, शादी ब्याह हुआ ना, तो कुछ कुछ अधिकार क्या जो मिलना ही चाहिए, साथे रहने का, साथे खेलने कूदने का, प्रेम करने का, ये सब अधिकार मिलना ही चाहिए, ये अधिकार है। हो गया कि सोना का छुच्छी मिलना चाहिए, है ना, महीने महीने दम रेस्टोरेंट में खाना खिलाना चाहिए, ये सब बढ़िया बढ़िया चीज है। तब मिलेगा जब पैसा होगा तब होगा। तो ये कंपलसरी प्रावधान नहीं है, ये बेसिकली क्या है ना, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये ऐसा तत्वों का समूह, इसमें एक लिस्ट दिया गया है, इसमें ऐसा तत्व है बाबू जो क्या करेगा, सरकार नागरिकों को देने का प्रयास करेगी जब पैसा उसके पास होते जाएगा तब। इसको समझाते हैं। पहले हमारे यहाँ भूखमरी क्या था, ज्यादा था, तो सरकार क्या भूखमरी को दूर करने का पहले प्रयास करेगी, शिक्षा देने का प्रयास नहीं करेगी। लेकिन जब सरकार के पास पैसा हो जाएगा तो बाद में शिक्षा भी देगी, है ना। तो शिक्षा का अधिकार अब क्या बन गया, मौलिक अधिकार। लेकिन पहले क्या था, नीति निर्देशक तत्व था बाबू। तो इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर एक लिस्ट बनाया गया है, और यह बाबू क्या है, भाग 4 में, क्या हो, भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद बाबू 36 से 51। देखिए 12 से 35 तो आपका मौलिक अधिकार हो गया दोस्त, और 36 से 51 में क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। इसमें एक लिस्ट दिया गया ढेर मानी, है ना, कि सरकार क्या करेगी, जनता को सब देने का प्रयास करेगी, जिस सरकार के पास जैसे से पैसा होगा तब। तो समझिए ये तो कंपलसरी प्रावधान हो गया, ये देवे करेगी सरकार, इसको माना नहीं कर सकती है। लेकिन बाबू ये दे नहीं सकती है, पैसा होगा तभी, लेकिन इसको देना कंपलसरी नहीं है। सरकार के पास पैसा होगा तो देगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब ये न्यायालय में क्या है, इसको बाबू लागू किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा इसको लागू किया नहीं जा सकता है। तो फिर से आते हैं, नीति निर्देशक तत्व की वर्णन किसमें है, भाग 4 में है, 36 से 51 अनुच्छेद में है बाबू। आई कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से बाबू, आयरलैंड से लिया गया है। मतलब मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। समझ में? चलिए अब देखिए मूल जो संविधान था, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की भी चर्चा था, नीति निर्देशक तत्व की भी चर्चा था। मतलब पूछेगा क्या मूल संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा था बाबू, तो हाँ चर्चा था। क्या मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा था, तो बाबू चर्चा था। अब आते हैं मौलिक अधिकार मिल गया, मतलब इस दोनों क्या एक तरह का अधिकार है ना, ये तुरंत मिल गया, ये क्या होगा, भविष्य में मिलेगा। अब अगला क्या समझना है बाबू, मूल कर्तव्य। क्या मूल कर्तव्य की चर्चा मूल संविधान में था, तो इसका जवाब है नहीं। समझिए इसको ऐसे बाबू कि जैसे जिस घर में आप जन्म लिए ना, तो आपको उस घर में बहुत सारा अधिकार मिल गया कि मम्मी पापा का संपत्ति आपका होगा। तो आपसे ये आशा किया जाता है कि आप बुढ़ारी में मम्मी पापा का सेवा कीजिएगा, मतलब कि अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले लोग करता भी था, लेकिन आजकल क्या होता है बाबू कि अपना बेटा के और बेटी के पढ़ाने के लिए माँ बाप भेज दिया बुरा मेहनत के द्वारा, है ना, भेज दिया कि जाओ बेटी पढ़ना, हम घर अपना मेहनत कर रहे हैं। और उन्हें क्या होता है, लड़का लेके दोनों ब्याह कर लिया, अगर तो एकदम भाग गया माँ बाप के छोड़ छाड़ के, मतलब माँ बाप के सेवा सत्कार करने नहीं आ रहा है। जब सब कोई ऐसा कर रहा है, मतलब कि तो बोल सकते हैं कि बुढ़ारी की सेवा, बूढ़ा बूढ़ी की सेवा कौन करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सरकार फिर क्या करेगा, नियम बनाएगा कि आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, नहीं कीजिएगा तो आपको दंडित करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दे दिया गया, नीति निर्देशक तत्व दे दिया गया, लेकिन बाबू मूल कर्तव्य के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया था। तो इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किया गया 42वां नंबर का, साल था 1976 बाबू। इंदिरा गांधी की सरकार था, किसका वो, इंदिरा गांधी की सरकार था। और यहां पर क्या आया, सोवियत संघ, किससे बाबू, सोवियत संघ। आज के डेट में जो रूस बोलते हैं बाबू ना, तो पहले इस सोवियत संघ था। सोवियत संघ से क्या हो कि बाद में 15 कंट्री टूट गया, आई जो बच गया क्या हो गया, रूस हो गया। मतलब समझे, पहले सोवियत संघ एक कंट्री था बहुत बड़ा, उसमें से क्या हो गया, बाद में 15 कंट्री टूट गया, आई जो बच गया क्या हो गया, रूस हो गया। तो मतलब कि मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, जब ओरिजिनल संविधान बना उसमें नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। बाबू कहां से, सोवियत संघ से। अब आगे समझिएगा, जब संविधान उस समय बाबू क्या, जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया ना,
उसमें शुरू में रखा गया कितना वो 10 मौलिक कर्तव्य रखा गया, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। देखिए यहां हमने क्या बताया कि शुरू में मौलिक अधिकार कितना था 7 था, बाद में वो घटा दिया गया, लेकिन कर्तव्य की संख्या शुरू में कितना रखा गया बाबू 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 गो, बढ़ा के अब कितना कर दिया गया 11 गो, मतलब 10 गो था बढ़ाकर कितना हो गया 11 गो। तो देखिए अभी तक जितना देखें एक बार फिर से आते हैं, रिकैप करते हैं। हमने क्या बोला कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान लिखित है लेकिन क्या सबसे बड़ा हो गया। इंग्लैंड का संविधान क्या है अलिखित है, मतलब परंपरा के आधार पर शासन होता है। फिर हमने क्या बताया कि भारतीय संविधान जीवित है क्योंकि समय के साथ इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर बताएं क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है सबसे सर्वोच्च क्या होता है, सबसे पावरफुल कौन होता है संविधान ही होता है। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू न योगी जी न मोदी जी, सबसे बड़ा संविधान जी। और संविधान का पावर कहाँ से मिलता है भारतीय जनता से मिलता है। फिर क्या बोले कि भारतीय संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग प्रावधान को लिया गया है। सबसे ज्यादा प्रावधान लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, मतलब कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी बोलते हैं। अगला क्या बोले कि हमने एकल नागरिकता को अपनाया है, और बाबू एकल नागरिकता कहां से लिया है इंग्लैंड से लिया है, जबकि अमेरिका में क्या है दोहरी नागरिकता है। फिर हमने क्या बोला बाबू कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 2 तरह का अधिकार दिया गया, एक तुरंत अधिकार वो मिलना ही मिलना है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये क्या है कि भविष्य में जो अधिकार मिलेगा उससे बोलते हैं नीति निषेध तत्व बोलते हैं। फिर क्या बोला कि मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, इसको भाग 3 में रखा गया है, और भाग 3 को बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का अधिकार पत्र बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि इसको अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। शुरू में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था 7 था, वर्तमान में कितना हो गया 6 हो गया। फिर आगे हमने क्या बताया कि नीति निषेध तत्व ऐसा तत्व है जिसको सरकार कानून बनाएगी तो इसको लागू करने का प्रयास करेगी, पैसा होगा तो देगी, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं देगी। इसको भाग 4 में रखा गया है 36 से 51 में, और यह लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया है। ये भविष्य का क्या है अधिकार है। आगे आते हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, मतलब मौलिक अधिकार क्या था और बाबू नीति निषेध तत्व दोनों क्या था ओरिजिनल संविधान में था, लेकिन बाबू मूल कर्तव्य ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसको शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और ये कहां से लिया गया सोवियत संघ या रूस से। शुरू में कितना संख्या था वो मौलिक कर्तव्य का 10 था, वर्तमान में कितना है 11 है। अगला विशेषता है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अब देखिए शासन प्रणाली 2 प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अगला समझाते हैं क्या वो कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत ने क्या अपनाया संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाया है, तो ये अपनाया है इंग्लैंड से। कहां से बाबू इंग्लैंड से। समझाते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है तो एक तरफ क्या वो संसदीय शासन प्रणाली, एक तरफ क्या हो गया अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब समझिएगा आप पहले बाबू क्या है, ये जो आपका सरकार है क्या वो सरकार है, या बोल सकते हैं कि जो लोकतंत्र होता है क्या होता है लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र या सरकार चलाने के लिए क्या होता है 3 गो बाबू क्या होता है पिलर होता है। पहला पिलर को बोलते हैं बाबू विधायिका, क्या बोलते हैं विधायिका बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं कार्यपालिका, क्या बोलते हैं कार्यपालिका बोलते हैं। और तीसरा को बोलते हैं न्यायपालिका, क्या बोलते हैं बाबू न्यायपालिका बोलते हैं। मतलब विधायिका का काम क्या है विधि बनाना, मतलब नियम कानून कौन बनाएगा विधायिका। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है संसद में नियम कानून बनाता है, तो संसद एक तरह क्या हो गया विधायिका हो गया। जबकि लागू कौन करता है मंत्री लागू करता है, उस तरह से बाबू क्या अधिकारी लागू करता है। तो अधिकारी हो गया मंत्री हो गया ऑफिसर हो गया, सब क्या हो जाएगा कार्यपालिका हो जाएगा। अब न्यायपालिका का काम क्या है कि विधि को जो बनाया गया है उसको सही तरीके से कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अगर उल्लंघन करेगा तो उसको न्यायपालिका क्या करेगा जांच करेगा, और जब गलती करेगा तो उसको दंड देगा। तो आप समझिएगा चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो चाहे अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, न्यायपालिका बिल्कुल क्या होता है स्वतंत्र रहता है। मतलब अब क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या होता है बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कंफ्यूजन है ये नहीं है, यहाँ पर भी संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों जगह क्या होता है कि न्यायपालिका क्या होता है ये सबसे क्या होता है स्वतंत्र होता है। और यह किस अनुच्छेद तहत हमारे यहाँ है
हमारे यहाँ अनुच्छेद 50 के तहत क्या है पूछेगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। अब देखिए क्यों स्वतंत्र रखा गया है, समझिए क्या हो, अगर न्यायपालिका क्या है कि हेकर पिट्ठू बने काम करेगा, मतलब मंत्री के क्या करेगा, बात मानेगा, ऑफिसर के बात मानेगा, तो बाबू आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। समझाते हैं बाबू क्या है। बिहार में क्या है बाबू कि शराबबंदी लागू है, बिहार में क्या है, शराबबंदी लागू है। अब मान लेते हैं कि हम कहीं जा रहे थे और हमको कहा कि पुलिस पकड़ लिया, अब पकड़ के मार के चूतर दम लाले लाल कर दिया, बोला कि तू शराब के करता है, भाई धंधा करता है ना जी। और क्या हुआ कि हमको जेल में बंद कर दिया गया। तब न्यायालय जांच करेगा क्या सही में शराब का धंधा करता था, तो अगर हम सही में शराब का धंधा करते होंगे तो हमको दंड मिलेगा। लेकिन पता क्या चला कि हाँ उसको एक आदमी के पकड़ना था, मैंने समझिए कि हम बेसिकली क्या है कि जो पकड़ाया था शराब ना, उसका हित न था, लेकिन उसको अपना हित न था, फंसाना नहीं था, उसको हमको फंसाना था। तो जैसे ही हम रोड से जा रहे थे, मोटरसाइकिल हम रुकवाया, अब उतना देर में क्या किया कि हम डिक्की में डाल दिया किसी करके, अब बोला कि तू शराब रख ले है, तो जांच हो गया ना, तब पता चल गया ना। तो बाबू क्या है कि वहां पर हमारा बोल सकते हैं कि अधिकार का क्या हुआ, हनन नहीं हुआ, हमको वो न्याय मिल गया। लेकिन आप समझिए क्या है कि अगर बाबू क्या है कि जैसे ही हमको पुलिस पकड़ के लेकर गया और पुलिस के बाद क्या करता, न्यायालय मान लेता, मतलब न्यायालय क्या रहता, उसका पिट्ठू रहता, जो बोलता वही बात क्या करता, मान लेता। तो लगता है कि कभी हमको न्याय मिलता, कभी आम जनता को न्याय नहीं मिलता। तो मतलब कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होकर कार्य करना किसी भी बोल सकते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। अगर सरकार के पिट्ठू बने काम करेगा तो सरकार फालतू की चीज करते रहता है, वो ऐसा काम करेगा वो जिससे उसको क्या हो, फायदा हो। अगर हम क्या सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो हमको पकड़ के जेल में डाल देगा, फंसा देगा कुछ में। जैसे लड़की है बाबू, गाना गाती है, बिहार में काबा, यूपी में काबा, मतलब बेसिकली क्या है, उस सरकार के ऊपर आलोचना करती है, सरकार के ऊपर क्या करती है, कटाक्ष करती है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, और उसके पास बहुत सारा फॉलोअर है। तो हो सकता है ना कि जनता को कुछ प्रभावित कर दे, तो उसको वोट ना मिल पाएगा सरकार को, तो समझिए कि सरकार के लिए तो बाबू दुश्मन ना हो गया, तो उसको पकड़े क्या करेगा, जेल में डाल देगा बाबू। अब गलत तरीके से अगर डाल देगा और न्यायालय सरकार का पिट्ठू रहेगा तो बोलेगा ना ना तू सरकार बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अगर न्यायालय पिट्ठू सरकार का नहीं है बाबू, तब वो तो न्याय करेगा ना कि नहीं, आप गलत तरीके से उसको बंद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता मिला हुआ है। हमको संविधान अधिकार देता है कि आप सरकार का आलोचना कर सकते हैं, सरकार को माय बहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अगला समझिए क्या है, देखिए अब देखना है मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका को। तो हम अपने यहाँ के सिस्टम को समझिए कि हमारे यहाँ क्या हो गया, संसद हो गया, संसद में क्या होता है, सांसद वगैरह होता है, और राज्य में क्या होता है, विधायक वगैरह होता है। तो समझिए क्या है कि मोदी जी बनारस से चुने गए हैं, उस तरह से राजनाथ सिंह कहीं से चुने गए होंगे, है ना, और बाबू क्या है कि अमित शाह कहीं से चुन के गए होंगे, और अलग अलग क्या है बाबू चुन के गए होंगे। तो समझिए क्या है कि जब बाबू कानून हमारे यहाँ बनेगा ना, विधायिका जब विधि बनाएगी, संसद विधि बनाएगी, तो ये सब क्या करेंगे, वोट देंगे। तो मतलब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सांसद वगैरह क्या विधायिका में शामिल है, और वही सांसद बाद में क्या होता है, मंत्री बनता है। अब मंत्री ही क्या होता है, कार्यपालिका का हेड होता है। जैसे रेल विभाग का हेड कौन हो जाएगा, रेल मंत्री हो जाएगा। रेल के अधिकारी जितना है ना, सब किस में आ जाएगा, कार्यपालिका में आ जाएगा, लेकिन कार्यपालिका के हेड कौन हो जाएगा, रेल मंत्री हो जाएगा। और देख रहे हैं कि रेल मंत्री आपका यहाँ पर भी है, और वही मंत्री का है कि यहां कानून ही बना रहा था। तो आप नोटिस कीजिए ध्यान से कि हमारे विधायिका के ही व्यक्ति कहां होता है, कार्यपालिका में शामिल होता है। मतलब ये बोलेंगे कि बाबू विधायिका कार्यपालिका आपस में क्या करता है, सहयोग करता है। तो इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका में क्या होता है, सहयोग होता है, और दोनों मिलकर काम करती है देश को विकास करने के लिए, देश के शासन को चलाने के लिए। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, विधायिका बिल्कुल अलग है और कार्यपालिका बिल्कुल अलग है। तो देखिए अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, क्या वो अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, और वहां पर विधायिका कार्यपालिका अलग है। समझाते हैं बाबू कैसे, देखिए वहां कांग्रेस बाबू संगठन है, वो क्या करेगा, विधि बनाएगी, वो विधायिका हो गया। लेकिन वहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन क्या बने हैं, राष्ट्रपति। तो वहां राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि विधायक सांसद वही ना मंत्री बनता है, लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति को, अपना दामाद को, अपना गर्लफ्रेंड को, अपना बॉयफ्रेंड को, है ना, अपना ससुर को, केकरो मंत्री बना सकता है, कोई जवाब दे नहीं बाबू। तो मतलब कि वहां का है विधायिका कार्यपालिका क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होकर काम करता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, बिल्कुल दोनों क्या करता है, सहयोग करता है। तो ये हो गया संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो मतलब कि हमने क्या अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है, और ये प्रक्रिया कहां से लिया है, इंग्लैंड से। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हुआ, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड की एक जगह है वेस्टमिंस्टर, क्या वो वेस्टमिंस्टर है। जैसे हमारा बाबू संसद कहां है, दिल्ली में है ना।
तो बाबू दिल्ली में, उसी तरह से इंग्लैंड में कहाँ है, वेस्टमिंस्टर में है। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही क्या किया गया, पूरा विश्व कॉपी कर रहा है, इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। जैसे बाबू क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में क्या बोले कि हम गुजरात मॉडल सब जगह क्या करेंगे, लागू करेंगे। मतलब उन्होंने लोगों को क्या बताया, गुजरात में जैसे हम सफलता पाए हैं उस तरह के मॉडल क्या पूरे देश में लागू करेंगे। मतलब सब देश में कैसा मॉडल लागू होगा, गुजरात मॉडल। उसी तरह से अब क्या करते हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम दिल्ली मॉडल को क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो उसी बाबू क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में कौन मॉडल अपनाया जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। मतलब शुरुआत कहां से हुआ, वेस्टमिंस्टर से। तो संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। और वेस्टमिंस्टर क्या एक स्थान है जहां पर क्या इंग्लैंड का संसद वहीं पर है बाबू। इतना समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा क्या होता है कि और आपको अंतर समझना है कि संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में और क्या अंतर होता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है ना कि इसमें चुनाव होता है और जो बहुमत प्राप्त करता है ना उसी का सरकार बनता है। मतलब कि बहुमत दल वाले नेता के यहाँ क्या बनता है, सरकार बनता है। तो हमारे देश में चुनाव होता है तो बहुमत दल, जैसे मान लीजिए कि भाजपा को बहुमत मिला तो भाजपा क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो यहाँ पर सरकार जो बनाएगा ना तो बहुमत दल का क्या होगा, सरकार होगा। और इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। क्या हो, प्रधानमंत्री क्या होता है, नेतृत्व करते हैं। देखिए यहां पर समझिए बाबू, एक और चीज समझना क्या है कि देखिए संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक और अंतर क्या होता है कि देखिए यहां पर क्या होता है ना कि राज्य का दो हेड होता है। राज्य मतलब क्या कि भारत एक राज्य है या भारत एक देश है। तो यहां पर क्या होगा, राज्य का हेड बाबू, राज्य के हेड का मतलब मुखिया। क्या वो, मुखिया। दो गो होगा, एगो नाम के होगा, एगो काम के होगा। एगो कुछ वो नाम के क्या होता है, काम के। नाम के मतलब क्या, अपने घर के एग्जांपल लेते हैं तो हमारे घर में सिस्टम क्या है कि हमारे घर में दादे के नाम से कार्ड वगैरह सब चीज आता है। दादे को बाबू क्या होता है, लगता है कि मालिक है, लेकिन वो मालिक है नहीं, बस क्या बुढ़ारी के नाते उनको भाई कि पुआ सिखाने के लिए पहले बुलाते हैं, समधी मिलन के लिए। और उनके पास कोई पावर नहीं है। पावर केकरा पास है, पापा के पास है। तो वास्तविक पावर किसके पास, पापा के पास। और नाम मात्र के पावर किसके पास बाबू, आपका दादा के पास। तो इसी हमारे देश में क्या है कि नाम मात्र का देश का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति। मतलब संविधान राष्ट्रपति को बनाया है हेड, लेकिन पावर इस्तेमाल कौन करता है बाबू, प्रधानमंत्री। तो मतलब कि यहां पर देख रहे हैं क्या दोस्त कि हमारे यहाँ क्या होता है, राज्य का दो हेड होता है। एक होता है वो क्या, नाम मात्र का, एक क्या होता है, वास्तविक होता है। नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक काम का कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब दो हेड हो गया। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अमेरिका में सिस्टम क्या है कि नाम मात्र का और बाबू क्या है, वास्तविक, दोनों हेड कौन होता है, वहां के राष्ट्रपति होता है। मतलब वहां पर बोल सकते हैं कि एक ही को होता है प्रमुख और वो क्या है, राष्ट्रपति है बाबू। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हो गया। तो हम बोल सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री हेड होता है, वास्तविक शक्ति होता है, तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्रीय सरकार। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति सरकार। क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रपति सरकार बोलते हैं, राष्ट्रपति सरकार बोलते हैं। तो इतना ही बता दें, बताने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जब इस चैप्टर आएगा ना संसदीय शासन प्रणाली भारत का, तो वहां हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल बताते हैं संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका क्या करता है, सहयोग करता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दोनों अलग अलग होकर, दोनों अलग अलग रह करके और स्वतंत्र रह करके कार्य करती है। फिर क्या बोले कि यहां पर बेसिकली क्या होता है, बहुमत दल का क्या होता है, सरकार बनता है। और बाबू देश का दो हेड होता है, एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक होता है। जबकि यहां पर नाम मात्र का वास्तविक दोनों क्या होता है, एक ही होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री मुख्य रूप से सर्वेसर्वा होता है, तो इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्रीय सरकार, प्रधानमंत्रीय सरकार। और बाबू अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति सरकार। भारत में, इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्रचलन में है बाबू। अगला भारतीय संविधान की क्या विशेषता है कि हमने कुछ संघात्मक मॉडल को अपनाया है और कुछ बाबू एकात्मक मॉडल। क्या बाबू, संघात्मक मॉडल को अपनाया है, संघात्मक एवं क्या बाबू, एकात्मक मॉडल को अपनाया। ये समझाते हैं क्या होता है बाबू। मतलब देखिए भारत में अब देखिएगा ना तो कई मामलों में क्या दिखाई देगा कि पावर एक जगह जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ कई जगह दिखाई देगा क्या है कि आपका केंद्र सरकार क्या है, ज्यादा मजबूत है, लेकिन कई जगह आपको यह भी दिखाई देगा कि पावर बटा हुआ है। तो देखिए बाबू, ये जो हम संघात्मक एकात्मक बोल रहे हैं कि भारत में क्या है, संघात्मक विशेषता भी कुछ है और कुछ क्या एकात्मक विशेषता भी है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में
संघात्मक व्यवस्था है कि एकात्मक व्यवस्था है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक दोनों का क्या है, सामंजस्य, दोनों क्या है, बीच बीच है। इसलिए भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं, अर्धसंघीय। न पूरी तरह से संघात्मक है और न पूरी तरह से एकात्मक है। जैसे बाबू क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मतलब क्या, एक होता है मर्दाना पुरुष, एक क्या हो गया महिला औरत हो गया, और दोनों के बीच में क्या होता है, हिजड़ा होता है, न मेल है न फीमेल है। तो उसी बाबू क्या बोले कि हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक व्यवस्था है और एकात्मक, दोनों का मिला जुला रूप है। तो भारतीय संविधान का प्रकृति कैसा हो गया, वो अर्धसंघीय, क्या हो गया, अर्धसंघीय हो गया। अब समझाते हैं कि संघात्मक एकात्मक का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं बाबू। और ये क्या हो गया, एकात्मक। देखिए संघ का मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे, छात्र नवयुवक संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है और करता रहेगा, सुने होंगे। तो मतलब संघ का मतलब क्या होता है, कई लोग क्या करता है, मिल करके इकट्ठा रहता है, उसको बोलते हैं संघ। ये समझिए क्या हो कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर बहुत सारा क्या है, लड़का है, बहुत सारा क्या है, लड़का है या कुछ भी है, ये सब मिलके क्या हो बोला कि हम एक जगह रहेंगे, इसको बोलते हैं संघ। जैसे कई सारा किसान मिले क्या बोला है कि एक जगह हम रहेंगे, है ना, उसको बोलते हैं किसान संघ। कई सारा स्टूडेंट मिलकर रहेगा तो बोलेंगे छात्र संघ। कई सारा डॉक्टर मिलकर रहेगा तो डॉक्टर संघ, नाई संघ, धोबी संघ, कुम्हार संघ, कोयरी संघ, तेली संघ, यादव संघ, ऐसे सुनते होंगे। तो संघ में क्या होता है, कई लोग मिल करके रहता है, लेकिन सारा पावर इसके पास नहीं रहता। ये पावर क्या होता है, बांटा रहता है। कोई महासचिव रहेगा, कोई आपका रहेगा कोषाध्यक्ष, है ना। देखना क्या होता है, चिंटू भैया मिंटू भैया बनते हैं। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा होता है ना, तो अपने से कोई बोर्ड छपवा के बन जाता है चिंटू भैया, कोषाध्यक्ष तो कोई महासचिव बन जाता है। तो इसको बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, कई लोग एक जगह मिलकर के रहते हैं, लेकिन शक्ति क्या होता है, बटा रहता है। मतलब सबके पावर क्या है, बटा, पूरा का पूरा इसका पावर अपना इसको दे नहीं दिया है। अगर दे देगा तो इसको बोलते हैं एकात्मक विशेषता। अगर सबके पावर छीन लेगा तो क्या बोलेंगे, एकात्मक। लेकिन पावर बटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संघात्मक। समझिए बाबू क्या है, ये अलग अलग आपको पेन दिखाई दे रहा है, सब क्या है, अलग अलग पेन दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए एगो आपको दे देगा, उनको सबके पेन दे दिए, तो इस पेन बांट रहे हैं ना, तो बंटवारा क्या बोलते हैं कि संघात्मक। जैसे समझिए कि सेव है, क्या वो सेव है, तो सबके सेव काट काट के दे रहे हैं, या बोल 1 किलो सेव लेकर आए हैं और सबको एक सेव दे दिए, तो ये बाबू बांट रहे हैं, तो ये हो गया संघात्मक, मतलब बट गया। लेकिन सबके छीन लिए, लाओ रे तूने सेव खाबे, तूने के मुंह सेव खाबे, लाओ लाओ साला हमारा बीमारी हो, लाओ, सबके ले लिए। तो ये ले लिए तो ये क्या हो गया, एकात्मक हो गया। क्या हो गया, एकात्मक, मतलब एक जगह आ रहा है। संघात्मक मतलब क्या है कि बटेगा, एकात्मक मतलब एक जगह आएगा। तो मतलब क्या है बाबू कि यहां पर विशेषता क्या है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का बंटवारा, क्या हो, शक्ति का बंटवारा। और यहां पर क्या होगा, शक्ति का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब जहां पर संघात्मक होगा वहां शक्ति क्या होगा, बटेगा, एकात्मक क्या होगा, शक्ति एक जगह आएगा। तो आप भारतीय संविधान को ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो कुछ आपको संघात्मक व्यवस्था दिखाता है और कुछ एकात्मक। यहां से भी अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक विशेषता है और कौन से एकात्मक है। तो उतना तो डीप में यहां से नहीं बताएंगे, फिलहाल क्या बताएंगे, कुछ कुछ बताते हैं कि संघात्मक में शक्ति क्या होता है, बढ़ता है, एकात्मक क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। समझाते हैं। हमारा भारतीय संविधान बना ना, तो भारतीय संविधान में क्या हो, एक संविधान लिख दिया गया, इसके तहत क्या किया गया, शक्ति को बांट दिया गया। बोला कि 2 स्तर पर हमारे यहाँ क्या है, मूल रूप से क्या होगा, सरकार रहेगा। एक को बोलते हैं केंद्र सरकार, क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, और एक को बोलते हैं राज्य सरकार, क्या वो, राज्य सरकार। और दोनों को शक्ति बांटा गया है। तो 2 सरकार जो बनाया गया है, एक ऐसा विशेषता है, संघात्मक विशेषता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कई मामलों में क्या होता है कि केंद्र क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। जैसे बाबू क्या है कि देखते हैं कि बाबू राज्य में एक सरकार बना रहता है, फिर भी क्या होता है कि यहां पर एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। समझिएगा, ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ये क्या हो गया, भारत, समझ लीजिए क्या हो गया, आपका भारत हो गया। यहां पर क्या कोई राज्य है, तो ये क्या होता है कि यहां पर तो सरकार बनल है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक राज्यपाल केंद्र सरकार क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा क्या करता है कि आईएएस को, आईपीएस को, ये सब क्या करता है, यहां पर भेजता है शासन में हस्तक्षेप करने के लिए। तो हम देख रहे हैं जी कि एक मामला हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब हैकर शक्ति हड़पे का प्रयास कर रहा है। तो एक ऐसा विशेषता हो जाएगा, एकात्मक विशेषता हो जाएगा। मतलब बोलेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ संघात्मक विशेषता है, कुछ एकात्मक विशेषता है। कौन कौन संघात्मक है, कौन कौन एकात्मक है, आपका नोट्स में डाला गया है। बाद में इसको हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर में नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, समझाएंगे। समझ में आ गया इतना बाबू। अब आगे देखिए क्या है
कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है कि क्या है, एकात्मक की ओर ज्यादा झुकाव दिखाई देगा। मतलब हम क्या देखते हैं कई मामलों में ये केंद्र सरकार क्या है बाबू, राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा मौजूद है। और उसके पीछे कारण भी है। देखिए हमारे देश में जानते हैं शुरुआत में क्या है, एकात्मक विशेषता को ज्यादा क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे देश के जानते हैं अलग अलग क्षेत्र अलग रहने के लिए बोलता था। जब इंग्लैंड हमारे से गया बाबू ना, तो देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। अब कोई बोला कि हम अलगे हो जाएंगे, बोलता कि हम अलगे, बोलता कि हम अलगे, बोलता कि हम अलगे, है ना। तो जब तक ही मजबूत नहीं रहेगा, उस सबको मिला के रखेगा जी, एकदम टाइट कर रहेगा, साले भागला तो मार के धे तोड़ दूंगा, एकदम सब हमारा जो मिल के रहा। तो दिक्कत है तो आओ हम तरफ समाधान करेंगे। क्या चीज दिक्कत है, पैसा कौड़ी की दिक्कत है, खाए पी की दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है बोलो। तो बोलेगा तो उसको दूर करेगा, लेकिन भागे का नाम लिया तो देह तोड़ देंगे, समझ में ना। तो मतलब कि यहां पर क्या है, भारत टूट जाता है। इसीलिए क्या है बाबू कि भारत को क्या किया गया, एकात्मक, मतलब क्या, केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया गया शुरुआती दिनों में। तो अब देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान में क्या है, कुछ एकात्मक विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान में क्या किया गया है, आपातकाल का प्रावधान किया गया। कबू, आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है ये कैसा विशेषता है बाबू, तो ये आपका एकात्मक विशेषता हो गया। और देखिए भारत में आपातकाल लगाया कैसे जाता है। देखिए आपातकाल का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी। क्या वो इमरजेंसी, अचानक से क्या आ गया, एकदम कुछ ऐसा चीज आ गया जिसकी आशा नहीं किया जाता, इसी को बोलते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में हो सकता है कि हमारा देश क्या हो जाए, टूट जाए अलग अलग कारण से, तब यहां पर लगाया जाता है आपातकाल। और आपातकाल क्या बाबू, 3 तरीके से लगाया जाता है। तो इसी को समझने वाले हैं बाबू। अब अगला पहले समझ लीजिए कि जो आपातकालीन प्रावधान है क्या है, भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है। अब देखिए आपातकाल हमारे यहां क्या होता है बाबू, 3 तरीके से लगाया जाता है। 3 अनुच्छेद याद कीजिए। अनुच्छेद बाबू 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। जी क्या बता रहे बाबू, बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 352 क्या बोलता है, इसको बोलते हैं अनुच्छेद 352 के तहत लगता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगता है दोस्त, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। समझाते हैं सब क्या होता है। और इसको बोलते हैं बाबू राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। इसी को बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल। क्या बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या वो, वित्तीय आपातकाल। पहले समझाते हैं अनुच्छेद 360 क्या बोलता है। यह बोलता है ना, कभी भी देश का स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया, देश के पास पर्याप्त पैसा कौड़ी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यह आपातकाल लगाया जा सकता है। मतलब आपातकाल लगेगा ना, तो समझिए क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में मान लेते हैं क्या है कि हम भाई नौकरी करते हैं तो हमको पेमेंट कितना मिलता है, 60,000 मिलता है। तो जब इमरजेंसी लग जाएगा ना, तो हमारे पेमेंट कितना ही मिलेगा जिससे हमको काम चल सके खाली, मतलब कि 20,000 मिलेगा। 40,000 क्या होगा, सरकार अपने लिए क्या करेगी, बचा करके रखेगी। तो वित्तीय आपातकाल मतलब क्या होता है कि जब सरकार के पास वित्त वाला क्या आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, मतलब वित्त मतलब होता है पैसा वाला इमरजेंसी आ जाए, तब लगता है वित्तीय आपातकाल। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 360 में। तो क्वेश्चन पूछेगा वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 360 में है। अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में हुआ है, तो नहीं। हमारे यहां देखिए बाबू क्या है, 1989-90 के आसपास में देश का स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, लेकिन फिर भी आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा ऐसे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एको बार अभी बाबू नहीं किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है ना, कि इमरजेंसी अगर कभी आ गया तो हम वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल लगाया नहीं गया है। अब अगला आते हैं अनुच्छेद 356 क्या बोलता है। ये बोलता है संवैधानिक आपातकाल। जैसे हमने क्या बताया कि 2 स्तर पर सरकार है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। अब समझिए क्या है, जब राज्य में होता है चुनाव, और चुनाव होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाता। तो समझिए क्या वो बता रहे हैं कि जैसे एक क्या हो गया दोस्त आपका, समझिए एक क्या हो गया आपका बाबू, भारत हो गया। क्या हो गया आपका, भारत हो गया। तो यहां पर मान लीजिए कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य कोई भी राज्य ले सकते हैं। यहां पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद कोई भी सरकार नहीं बना पाया, तो कोई भी सरकार नहीं बना पाया, तो यहां क्या करेगा, राज्यपाल मैसेज भेजेगा केंद्र सरकार को कि यहां पर कोई भी सरकार नहीं बना रहा है,
तो क्या किया जाए, मतलब क्या है कि जब सरकार नहीं बना पा रहा है तो जो संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार शासन नहीं हो पाएगा। तब मतलब क्या है, बोला गया कि संवैधानिक आपातकाल आ गया। क्या गया है, संवैधानिक आपातकाल। का है कि बाप सरकार के कोरोना बन लगा था कि हाँ, तो आपातकाल आ गया था कि हाँ। तो वहां बोलता है कि तब क्या करल जाओ, तो बोलता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति शासन के माध्यम से क्या होता है कि शुरुआती में यहाँ पर राज्यपाल के पास पावर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरा सरकार क्या होता है, पूरा बोल सकते हैं राज्य का सत्ता किसके हाथ में चलता है, केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। और केंद्र सरकार क्या करता है, राज्यपाल के जरिए यहां पर क्या करता है, शासन करता है ना। तो हम देख रहे हैं कि राज्य का पावर छीन लिया गया जी, तो पावर छीन लिया गया तो एकात्मक विशेषता हो गया ना। तो मतलब क्या है कि अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। इसी को बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसे पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 356 में। संवैधानिक आपातकाल किसे कहते हैं, राष्ट्रपति शासन को ही कहते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा बाबू दुरुपयोग किसका हुआ है, 356 का ही हुआ, उपयोग नहीं हुआ। उपयोग का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या है जरूरत पड़ेगा तो उपयोग करेंगे, है ना। लेकिन ये क्या बाबू, हमेशा क्या होता है कि केंद्र में जब विपक्षी पार्टी की सरकार आता है ना, तो राज्य में दूसरा पार्टी की सरकार आएगा तो उसको गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सरकार को सुनते ना कि विधायक खरीद फरोख्त हुआ, है ना, और उसमें क्या होता है सरकार गिर जाता है। और सरकार गिर गया तो क्या होता है, केंद्र सरकार वहां पर शासन करने लगता है। देखिए चाहे भाजपा सरकार की बात करते हैं चाहे कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, सब सरकार को ही बात होता है। जब विपक्ष में रहेगा तो बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, लेकिन जब वही सरकार में जाएगा तो सत्ता के नशा लग जाता है, और सत्ता के नशा पगला देता है आदमी के, है ना। तो देखिए जब कांग्रेस सरकार था बाबू, तो सबसे पहले बाबू क्या है, इसका प्रयोग किया गया था, अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन का बाबू प्रयोग किया गया था पंजाब में। कहा वो, पंजाब में 1951 में। तो फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रयोग या सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसका हुआ है बाबू, इसी का हुआ है, राष्ट्रपति शासन का ही हुआ है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था, पंजाब में। कब लगाया गया था, 1951 में लगाया था। कौन पार्टी की सरकार द्वारा लगाया था, केंद्र में कौन पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र में उस समय थी बाबू कांग्रेस पार्टी की सरकार। यही काम अब भाजपा करता है ना, मतलब जो सरकार में रहेगा वो वही काम करबे करेगा, समझ में। चलिए बिहार की ही बात करते हैं, तो बिहार में इसका जानते हैं 8 बार प्रयोग किया जा चुका है, मतलब 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन बाबुआ लग चुका है। अब आते हैं बाबू 352 क्या बोलता है, 352 बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब देश के सामने इमरजेंसी आ गया। तो देश के सामने इमरजेंसी कैसे आ सकता है बाबू, हमारे देश के ऊपर अगर चाइना आक्रमण कर दिया तो इमरजेंसी की बात नहीं हो गया जी, कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी। तो समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे बाबू क्या है कि अगर बाबू यहाँ 3, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, ये 3 आधार पर लगाया जाता है। समझिए क्या इसमें क्या है, ये या तो क्या कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दिया, इसको बोलते हैं बाह्य आक्रमण। क्या बोलते हैं, या तो हमारे देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण कर दिया, या हम खुदे से किसी के साथ युद्ध में चले गए। मतलब पाकिस्तान के ऊपर क्या किए, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता है तो हम उसके साथ युद्ध खुदे घोषणा कर दिए, तो भी क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन बाबू आपका है। तो बाह्य आक्रमण हमारे ऊपर कर दिया, जैसे चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, या हम खुदे आक्रमण कर दिए, तो युद्ध हो गया। एक क्या हो गया बाबू, आंतरिक अशांति। क्या वो, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति मतलब क्या बोले बाबू कि अनुच्छेद 352 जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इसका प्रयोग 3 आधार पर किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आधार पर, या आंतरिक अशांति के आधार पर। अब बात आता है कि क्या अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है, तो हाँ बबुआ 3 बार किया है। कितना बार, 3 बार किया गया है। देखिए 2 बार प्रयोग किया गया है बाबू, एक बार किया गया 1962 में, और एक बार 1971 में, और एक बार 1975 में। समझाते हैं, देखिए 1962 में हमारे ऊपर कौन कर दिया, चीन आक्रमण कर दिया, तो हमने अपने देश में घोषित कर दिया इमरजेंसी। कि अब क्या लग गया, इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लग गया। और एक बार क्या कि पाकिस्तान बाबू क्या किया कि आक्रमण कर दिया, है ना। तो उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, कहानी बाद में बताएं क्या था। फिलहाल जानिए 1971 में क्या है कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय भारत क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था। तो यह दोनों क्या हो, बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर लगाया। तो बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर कितने बार आपातकाल लगाया गया, 2 बार लगाया गया। और एक लगाया आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए कई बार कैसे बोला कि जैसे पावर जब आता है ना, तो पावर के नशा में लोग क्या होता है, पगला जाता है। तो इसे कई बार बोला जाता है मोदी जी के बारे में कि मोदी जी भी क्या है, कई बार पगला जाते हैं, है ना। इनका लोग का नाम क्या है, विद्वान का, कि मोदी जी के विरुद्ध में बोलने का मतलब क्या है कि देश के विरुद्ध में आप बोल रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया। तो इसी बाबू क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार था। इंदिरा गांधी जानते हो वैसा नीति अपना ली कि उसके विरुद्ध जो बोलेगा उसको पकड़ के जेल में क्या करेगा, डाल देगा। तो वही समय क्या था कि हमारे यहाँ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, याद आ रहा है, जेपी आंदोलन 1975-74 के आसपास शुरू हुआ था, 74 के आसपास। सरकार लगता था एकदम इंदिरा गांधी के एकदम डोल गया। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश
प्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू किया गया था। बिहार के गांधी मैदान से 1974-75 में शुरू किया गया था। तो मतलब कि सरकार का जितना विरोधी था ना, उसको पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए एक लगा दिया गया आपातकाल। बोला कि आपातकाल आ गया। क्या आपातकाल आ गया? तो कि सरकार क्या खतरा में है, मतलब संविधान खतरा में है। जैसे आजकल बोला जाता है ना जी कि हिंदू खतरा में है, तो उसी बाबू यहाँ पर क्या है, संविधान खतरा में बोल करके लगा दिया गया। और यह लगे आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति मतलब क्या है कि यहाँ का जो नेता होता है ना, वो क्या कर रहा है, देश में अराजकता फैला रहा है, देश को स्टेबल रहने नहीं दे रहा है। जैसे जेपी जी की बात करते हैं, जयप्रकाश जी की बात करते हैं, तब लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल बाबू। तो आंतरिक अशांति के आधार पर कितना वाला आपातकाल लगाया? एक बार लगाया गया बाबू। और बाबू कब लगाया? 1975 में। केकड़ा द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और ओवरऑल कितना बार प्रयोग हुआ? 352 बाबू 3 बार प्रयोग हुआ है। इसलिए आप सुनते हैं इंदिरा गांधी की आलोचना करता है भाजपा सरकार वगैरह कि आपके समय आपातकाल लगा दिया गया था, तो कांग्रेस वाला बोलता है कि तो आप कौन छोड़ ले हैं, आप भले आपातकाल नहीं लगे हैं, लेकिन केकरो बोले देते हैं, आप बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब आंतरिक अशांति के आधार पर वो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, इसको खत्म कर दिया गया है। आई खत्म किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो अब किसके आधार पर लगाया जा सकता है? एक तो बाह्य आक्रमण, एक युद्ध हो गया। इसके जगह पर क्या गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या वो? सशस्त्र विद्रोह। मतलब क्या है कि सरकार के विरुद्ध अगर हथियार लेकर खड़ा हो गए ना, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर सरकार से हम खुश नहीं है तो आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जैसे अग्निवीर योजना है बाबू, तो हम विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, हथियार लेके बोलते हैं कि मोदी जी के दम हटा दो, मोदी जी को हटा दो। तब यहाँ पर बाबू क्या किया जा सकता है? उस क्षेत्र में आपातकाल लगाया जा सकता है। और जब आपातकाल लगता है ना, तब पूरा का पूरा पावर क्या होता है? केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। समझ में गया? तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है बाबू नहीं लगाया जा सकता है। किसके आधार पर लगाया जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या होता है? हथियार के द्वारा विद्रोह कर दिए तब आपातकाल लगाया जा सकता है। तो फिर से आते हैं, हम क्या बोले कि हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान का विशेषता किया गया, प्रावधान किया गया है। और आपातकालीन प्रावधान में क्या होता है? केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब लगता है आपातकाल बाबू ना, तो केंद्र सरकार क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है, और राज्य के पावर क्या होता है? कम हो जाता है। आपातकाल बाबू 3 तरह के लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत, 56 के तहत, 60। देखिए 52(4)56 और 56(4)60 ऐसे याद करना है। अनुच्छेद 352 क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 बोलता है राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। अनुच्छेद 360 क्या बोलता है? वित्तीय आपातकाल। अब तक किस आपातकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग बाबू एक बार भी नहीं हुआ है, मतलब 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। अब बाबू क्या बोले? 356 का प्रयोग अनगिनत बार हुआ है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी का हुआ है। और अगला क्या बोले कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कितना बार हुआ? 3 बार। कब कब बाबू? 62 में, 71 में, 75 में। 62, 71 बाबू युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि 75 में क्या लगाया गया है? आंतरिक अशांति के आधार पर बाबू लगाया गया है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि तीनों में सबसे पहले कौन सा आपातकाल का प्रयोग किया गया होगा? तो देखिए 356 बाबू क्या बोले कि पंजाब में सबसे पहले 1951 में प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले 1951 में ही ना प्रयोग हो गया जी। जबकि बाबू ये क्या हुआ है? 300, जबकि 352 कब प्रयोग हुआ? 1962 में हुआ है। मतलब कि सबसे पहले बाबू अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग नहीं हुआ? 360 का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये क्या था? भारतीय संविधान का विशेषता। तो अगला विशेषता है कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार की चर्चा है। कितने बाबू? 3 स्तरीय सरकार की। मतलब त्रिस्तरीय मतलब क्या है कि हमारे यहाँ 3 स्तर पर, हमारे यहाँ 3 स्तर पर सरकार बाबू बनता है। समझाते हैं इसको बाबू क्या है। देखिए इसको हटाते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि हमारा जब संविधान बना था, तो मूल संविधान में क्या था कि 2 स्तर पर सरकार था। एक बाबू केंद्र स्तर पर बाबू, केंद्र स्तर पर सरकार, एक क्या था? राज्य स्तर पर सरकार। क्या वो? राज्य सरकार था। मतलब पूछेगा कि मूल संविधान में कितने लेवल पर सरकार की चर्चा था? 2 लेवल पर, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। बाद में बोला गया कि एक स्थानीय स्तर पर सरकार बना दिया। क्या वो? स्थानीय स्तर पर सरकार बना दी। इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का मतलब क्या है? देखिए जैसे समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि जहानाबाद है, जहानाबाद में क्या हो, ये कोई पुल उल बनवाना है, और मोदी जी क्या करते हैं कि जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक पुल बनवा देते हैं। जे आएगा जहानाबाद का दिन, पहले तो गरियाएगा
कि कौन ही पगला अंधरा था हो कि जब पुल बनवा दिया, का है? क्योंकि यहाँ पर बाबू रेलवे स्टेशन के पास पुल की आवश्यकता नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक अरवल मोड़ है, आप लोग अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा, वहाँ पर क्या होता है, बड़ी जाम लगता है, तो वहाँ पुल बनता है, यहाँ के लोग से पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब क्या है कि जो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठा हुआ है वो लोकल लेवल की समस्या को नहीं जानता है कि लोकल लेवल में समस्या क्या है। अगर वहाँ के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे शासन प्रशासन में तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि एक केंद्र स्तर पर तो सरकार रहबे करेगा, एक राज्य स्तर पर रहेगा और एक होगा लोकल लेवल पर सरकार। अगर गांव का शासन करना है तो गांव के लोग ही क्या करेंगे, उसमें भाग लेंगे। अगर शहर का शासन करना है तो शहर के लोग इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। इसी को बोलते हैं स्थानीय सरकार का हमारे यहाँ क्या है, चर्चा है। तो हम क्या बोले कि शुरू में 2 स्तर पर सरकार था, पूछेगा कि मूल संविधान में कितने स्तर पर सरकार की चर्चा था, 2 स्तर पर, और वर्तमान समय में कितने स्तर पर, 3 स्तर पर है। तो अब समझते हैं स्थानीय स्तर पर क्या हो। एक बोला गया कि स्थानीय मतलब क्या, कि गांव में हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, शहर में। तो गांव के शासन को बोलते हैं ग्रामीण प्रशासन और शहर के शासन को बोलते हैं शहरी प्रशासन। तो गांव में बना गया है ग्राम पंचायत, क्या बनाया गया है, ग्राम पंचायत बनाया गया है, और शहर में नगर पालिका बनाया गया है या नगर निगम इत्यादि बनाया गया है। समझ में गया? अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन निकलेगा वो समझिएगा। यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा, देखिए संविधान में जानते हैं बाबू एक संशोधन किया गया, 2 संशोधन, एक बाबू गांव के लिए, एक शहर के लिए। यहां पर संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, अब पारित होने में कितना लग गया, 93 लग गया। और यह किया गया 74वें संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 में। समझिए क्या कि 1992 में कोई बिल आया और ये पारित होने में कितना हो गया, 93 तक चला गया, और ये गांव के लिए लाया गया 73वां और शहर के लिए 74वां। याद करना आसान है, 73-74 दोनों एक ही साल आया था। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध क्या है, गांव के शासन से, मतलब ग्रामीण प्रशासन, मतलब ग्राम पंचायत से, जबकि 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, शहरी प्रशासन से, मतलब नगर पालिका या नगर निगम से। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा या संविधान के तहत दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला, 73वां, और शहरी प्रशासन को बाबू 74वां। और यह टॉपिक स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब लेसन डिटेल से बताएंगे तो इसको बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे बाबू। अभी फिलहाल जानिए क्या है, शुरू में 2 स्तर पर सरकार था, वर्तमान में 3 स्तर पर हमारे यहाँ सरकार बाबू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसे बोल सकते हैं कि एक बाबू दिल्ली में हो गया भारत का सरकार, एक वो अलग अलग राज्य में हो गया, और राज्य के अंदर फिर क्या हो गया, आपका पंचायत हो गया, है ना। मतलब समझिए केंद्र हो गया, केंद्र का राज्य हो गया, और राज्य के अंदर क्या हो गया, आपका स्थानीय लेवल की सरकार हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब क्या है कि हमारे यहाँ बाबू जो सिस्टम बनाया गया है अलग अलग स्तर पर सरकार को कौन चुनेगा, तो सरकार को चुनेगा जनता, और इसके लिए क्या होगा, वो वोटिंग होगा। क्या होगा, वोटिंग होगा, और इस वोटिंग को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। क्या हो, वयस्क मताधिकार। तो मतलब बोल सकते हैं कि अगला हमारा भारतीय संविधान में क्या विशेषता बाबू, वयस्क मताधिकार। क्या हो गया, वयस्क मताधिकार बाबू। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो ये वो जानते हैं, क्वेश्चन एक बार था 10वां के एग्जाम में, हम लोग को जो पहले रहते थे तो वहाँ पे वो हेडमास्टर साहब थे, बोलते थे एक बार क्वेश्चन आया कि मताधिकार क्या होता है, तो वो लड़का लिख ले कि बड़ा बढ़िया चीज़ होता है, एकरा में माता जी का बड़ी अधिकार मिलता है, उनसे घर में पूछ के काम किया जाता है, उसको मताधिकार बोलते हैं। तो एक से एक बहादुर लड़का होता है। मताधिकार मतलब क्या होता है, मत का अधिकार। क्या हो, मत मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार, उसी को बोलते हैं मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जितना भी वयस्क लोग होगा वो क्या करेगा, वोट देगा, और वो अपना क्या करेगा, प्रतिनिधि चुनेगा या अपना शासक चुनेगा, उसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय बाबू क्या था, वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना था, 21 साल। कितना वो, 21 साल था। क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना था, 21 वर्ष। वर्तमान में वोट देने की या मत देने की न्यूनतम उम्र कितना हो, तो यह है 18 वर्ष। क्या वो, 18 वर्ष। शुरू में 21 वर्ष, वर्तमान में 18 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन तभी तो पूछ सकता है कब घटाया गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की या मत देने की अधिकार 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। तो यह था 61वां संविधान संशोधन बाबू 1989। कहीं कहीं 88 भी दे देगा, है ना, तो 88-89 याद कीजिएगा। मतलब बोले कि वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और बाबू क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन के तहत आई संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि 21वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने की न्यूनतम उम्र घटा करके 21 से कितना कर दिएगा, वो 18
कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ बाबू क्या है कि जो सरकार अलग अलग स्तर पर चल रहा है, सरकार जो पैसा वगैरह खर्च करता है उस सबको जांच करने के लिए, या बाबू बोल सकते हैं देश में चुनाव के लिए एकदम स्वतंत्र बाबू संगठन की स्थापना किया गया है। जैसे देश में चुनाव होगा तो देश में चुनाव के लिए क्या किया गया है बाबू, चुनाव आयोग की स्थापना किया गया है। मतलब हमारे देश में सही तरीके से और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चुनाव हो। देखिए जब तक सही तरीका से और स्वच्छ तरीका से चुनाव नहीं होगा तब तक वो लोकतंत्र सही से नहीं चल सकता है। तो मतलब कि हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना किया गया है ताकि क्या हो, देश में सही तरीके से चुनाव करवाया जा सके। उस तरह से क्या है कि सरकार पैसा वगैरह खर्च करती है ना, तो पैसा सही से खर्च कर रही है कि पैसा सही से नहीं खर्च कर रही है, इसको जांच करने के लिए बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वो क्या करता है कि केंद्र स्तर पर जो सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है और स्थानीय स्तर पर जो 3 सरकार है, तीनों के अकाउंट जांचता है कि आप सही तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक। बाकी इसका चैप्टर अलग आता है तो हम पढ़ाएंगे। फिलहाल जानिए क्या है कि हमारे देश में क्या है कि प्रशासन को और सही ढंग से चलाने के लिए कई सारा स्वतंत्र संगठन की स्थापना किया गया है। जैसे चुनाव करवाने के लिए बाबू चुनाव आयोग की स्थापना किया गया है और धन को संरक्षण के लिए बाबू क्या किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना किया गया। उस तरह से क्या है कि अधिकारियों को चुनने के लिए बाबू क्या है, केंद्र स्तर पर यूपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है। अगला हमारा भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान क्या है, कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में क्या है, बहुत ही लचीला है। मतलब कि भारतीय संविधान ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा क्या है, लचीला है। दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। जैसे अपने मम्मी की बात करते हैं तो मम्मी क्या होती है, कुछ मामले में बड़ी कठोर होती है, मार एकदम ढेंगरिया देती है कि मार बदमाश करे, आओ बदमाश करे, मार मार मार, है ना। और कुछ मामले क्या होते हैं, मेरा बाबू मेरा सोना, है ना। तो मतलब कुछ मामले में कठोर है, कुछ मामले क्या है, बहुत ही लचीला है। तो समझिए क्या है भारतीय संविधान का अगला विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान क्या है बाबू, कठोरता, क्या वो कठोरता एवं लचीलापन, एवं क्या बोले बाबू, लचीलापन, लचीलापन का सामंजस्य है। क्या वो सामंजस्य है, मतलब कठोर भी कुछ मामले में, कुछ मामले में क्या है, लचीला है। मतलब इसका मतलब हो गया कि देखिए अगर भारतीय संविधान है, मान लेते बाबू क्या, ये भारतीय संविधान कोई प्रावधान इसमें लिखा गया है, अगर इसको संशोधन करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है तो इसको बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या बहुत ही कठोर है। लेकिन अगर इसको आसानी से संशोधन कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बाबू कि बहुत ही क्या है, लचीला है। जैसे आपने एक रूटीन बनाया और रूटीन क्या है, लकीर के फकीर है, सलमान खान वाला, कि मैंने अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो ये हो गया क्या, कठोर हो गया। लेकिन क्या हो गया, फिर सुन लिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं लचीला। अब समझाते हैं क्या वो, अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान मानते हैं। क्या मानते हैं, अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान मानते हैं। मतलब अमेरिका के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो खून पसीना क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जबकि बाबू ब्रिटेन के संविधान को क्या बोलते हैं, लचीला संविधान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के संविधान कैसा संविधान है, कठोर संविधान। ब्रिटेन के संविधान कैसा संविधान है बाबू, लचीला संविधान। अब भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कुछ मामले में कठोर भी है और कुछ मामले में क्या है, लचीला है। मतलब कुछ प्रावधान को आसानी से संशोधन कर सकते हैं। जैसे देखिए बिहार के काट के बाबू क्या बना दिया गया, झारखंड, तो मतलब कि संशोधन हो गया ना जी। उस तरह से क्या है कि मान लीजिए बिहार का नाम बाहर करना है तो नाम भी चेंज किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जब जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, तो उसमें क्या है बाबू, पसीना छूट गया लाने के लिए, तो इसको बोलते हैं क्या है, कठोर है। तो हम क्या देखते हैं, कुछ मामले में कठोर है, कुछ मामले में क्या है आपका लचीला है। तो भारतीय संविधान क्या है, दोनों का मिलाजुला रूप है। तो भारतीय संविधान इसका कॉपी है, किसका कॉपी है, तो दोनों का क्या है, मिलाजुला बाबू आपका रूप है। अगला क्या बाबू है कि भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। कुछ देर पहले मैं बताया हूं बाबू कि भारत में क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या है, स्वतंत्र। जैसे क्या बोले कि सरकार को चलाने के लिए बाबू, लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 अंग होता है। विधायिका विधि बनाएगा, कार्यपालिका लागू करेगा, न्यायपालिका करेगा जांच करेगा और दंडित करेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, न्यायपालिका जो होता है सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करता है, या बोल सकते हैं कार्यपालिका से क्या होता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद बाबू 50 में। क्या वो अनुच्छेद 50 में 50 में क्या है, वर्णन है। और साथ ही क्या है कि हमारे न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है, एकीकृत है। तो ये तो समझ में आ गया। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है कि सरकार से बोल सकते हैं कार्यपालिका से अलग होकर कार्य करता है। ये जरूरी भी है, नहीं तो बाबू जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अब एकीकृत का मतलब क्या होता है, तो समझाते हैं क्या है कि जैसे मान लेते कि आपका क्या हो गया, भारत हो गया, ये क्या हो गया, भारत हो गया। तो हम क्या देखते हैं बाबू, भारत में न्यायपालिका का सिस्टम क्या है बाबू, तो भारत में न्यायपालिका का सिस्टम क्या है
कि एक बाबू क्या हो गया, बिहार में मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है, और अगला क्या हो गया बाबू, दिल्ली में क्या हो गया, मेन आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, और उसके नीचे क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएगा। इसी को हिंदी में बोलेंगे कि सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, क्या हो जाएगा बाबू, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय, इसके नीचे क्या हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। अब समझना हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, इसके नीचे ई है, इसके नीचे ई है, मतलब हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपको समझिए बिहार के आप हैं तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाइएगा, अगर कोई केस हो जाएगा तो सबसे लास्ट में आप कहाँ जा सकते हैं, सबसे लास्ट में आप जा सकते हैं वो दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जा सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो कि न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब सब एक दूसरे क्या है अंदर में है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है, सुनवाई का अपील का सबसे उच्च न्यायालय कौन हो गया, तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके नीचे उच्च न्यायालय हो गया, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हो गया। लेकिन अमेरिका में सिस्टम अलग है। अमेरिका में सिस्टम क्या है कि अगर ये बाबू क्या है, अमेरिका है, और अमेरिका की राज है, मान लीजिए ये वाशिंगटन राज है, तो यहां पर क्या होगा कि राज्य के कानून को क्या करेगा, राज्य न्यायपालिका देखेगा, जबकि केंद्र के कानून कौन देखेगा, केंद्र न्यायपालिका देखेगा। मतलब राज्य के लिए अलग न्यायालय है और केंद्र के लिए अलग है, और दोनों बिल्कुल अलग अलग होकर काम करता है, दोनों का शक्ति क्या है वो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो, एकीकृत होकर काम करता है। हालांकि हमारे यहाँ भी राज्य में न्यायालय है, लेकिन वो क्या होता है कि केंद्र सरकार का जो न्यायालय होता है उसके अंडर में रहकर कार्य करता है। तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है किससे, कार्यपालिका से, लेकिन और मामले में क्या एकीकृत है, उसके नीचे वो, उसके नीचे उसके नीचे वो है बाबू। लेकिन अमेरिका में सिस्टम क्या अलग है, अमेरिका में संघीय कानून को बाबू, केंद्र कानून को केंद्रीय न्यायालय लागू करता है, जबकि राज्य कानून को राज्य न्यायालय लागू करता है बाबू। अब देखिए अगला भारतीय संविधान का विशेषता क्या है बताते हैं दोस्त। अगला विशेषता क्या है कि हमने क्या अपनाया है, संसदीय सर्वोच्चता। क्या वो, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के सामंजस्य को। जैसे यहां पर हमने क्या बताया कि हमने कठोरता और लचीलता दोनों को अपनाया है, वैसे ही क्या होता है ब्रिटेन में क्या होता है ना दोस्त, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोले, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, वहां पर क्या है, संसद किसी भी तरह कानून बना सकती है। मतलब वहां बाबू क्या है, संसद सर्वोच्च होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, संसद सर्वोच्च है, वो कुछ भी कानून बना सकता है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में बोला जाता है बाबू कि एक लड़की को लड़का और लड़का को लड़की छोड़ करके बाकी सब चीज बना सकता है। मतलब कि कुछ भी बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, सिर्फ लिंग को चेंज करने के लिए। हालांकि आजकल तो क्या होता है, उसके लिए संसद की आवश्यकता ही नहीं। आजकल तो क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर लिंग चेंज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल समझिए क्या है, ब्रिटेन का संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, ये किसी भी तरह कानून बना सकता है, समझ में गया ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, संसद सर्वोच्च बाबू नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो संविधान क्या बोलता है कि संसद जो है ना, संसद किसी भी तरह कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब कानून मान ली कि बन गया तो ये जानते हैं कानून का फिर जांच होता है। क्या होता है, जांच होता है, जिसका बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। आई न्यायिक समीक्षा को बोलते हैं अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू कौन करता है, न्यायालय। क्या करता है, न्यायालय करता है। समझाते हैं बाबू। मान लेते हैं क्या है कि यहाँ संसद कोई कानून बनाया, एक क्या बनाया, कानून, किसान बिल पर मान लीजिए कानून बनाया। अब न्यायालय जांच करता है। न्यायालय जांच क्या करेगा, हमारे यहाँ बाबू क्या है, ये संविधान है। क्या है, संविधान है। न्यायालय ही जांच करता है कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। अगर संविधान के अनुरूप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, पाया गया कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो कानून क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। जैसे ही बताते हैं क्या था, एक बाबू क्या था, एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। जैसे बोला गया ना कि न्यायालय में अधिकारियों को नियुक्ति के लिए क्या किया जाएगा बाबू, जैसे हमारे यूपीएससी एग्जाम होता है ना, आईएएस को चुनने के लिए, तो उसी जज को चुनने के लिए एनजेसी बनाया जाएगा। तो संसद कानून बना दिया। बाद में कानून बना दिया तो न्यायालय जांच किया और क्या बोला कि न्यायालय के मामले में सरकार क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, अपना पिट्ठू आदमी बैठाने का प्रयास कर रही है। तो यह क्या है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ संसद किसी भी तरह कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत वाली बात बाबू नहीं है। लेकिन साथ ही क्या बाबू, जब कानून बना लेता है ना, तब हीरो की एंट्री होता है, रजनीकांत है ना। और वो क्या करता है, देखता है कि आप कानून के अनुसार बनाए हैं कि नहीं, संविधान के अनुसार बनाए हैं कि नहीं। अगर संविधान के अनुसार बनेले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर संविधान के अनुरूप अगर नहीं बनेले हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आई जांच होता है, इसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन तो भी आ सकता, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या संसद किसी भी तरह कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, हाँ स्वतंत्र है। लेकिन
बाद में कौन जांच करेगा? न्यायालय। और न्यायालय जो जांच करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सरकार के बनाए गए कानून का न्यायालय द्वारा जांच करना है, जुडिशियल रिव्यू होता है। और न्यायालय जानते हैं वो क्या दिया है, एक बोला है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोला है? बेसिक स्ट्रक्चर। समझाते हैं क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल संरचना। मूल संरचना मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि बाबू की एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लेते हैं कि हम किराया पर लिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हम बाबू क्या कि एसी लगवा दिए, कूलर लगवा दिए है ना, बढ़िया से प्लास्टर व्लास्टर करवा दिए। मकान मालिक आया देखे बोला बाप अफसर आदमी है, एकदम गजब आदमी, बड़ी जबरदस्त आदमी, पूरा करवाइए इसे ही। लेकिन अब अगला दिन हम क्या करते हैं कि भाई मुंह नोचवा मशीन मंगवा लेते हैं, है ना जी, 5-6 को, और नीचे पिलड़वा क्या करते हैं, उसको कबाड़ते हैं। तब बाबू कर देगा? नहीं करने देगा। मतलब बोला क्या कि बिल्डिंग का जो बेसिक चीज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी बढ़िया लगे वाला चीज उसको बदल सकते हैं। एग्जांपल के लिए और समझाते हैं बाबू क्या है कि मान लेते हैं क्या है कि हमको ब्याह हो रहा है ना जी, एकदम पेन होकर देख रहे हैं, एकदम दाढ़ी मूछ एकदम बनवा ली है ना, पूरा कर लिया। उसी हमारे क्या है लड़की है, लड़की एकदम क्या किया, एकदम पूरा पेन होड़ ली है और सन का दुगो बलवाई से कर ली है। अब कोई क्या बोलता है कि बलवा तू इसे छील लो, बलवाई से क्या करो, छील लो, तो उसे करेगा जी? नहीं करेगी। मतलब क्या है, लड़की के सुंदर करने वाला, लड़का को सुंदर करने वाला चीज को जोड़ा जा सकता है, वो बेसिक चीज है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन खराब करने वाला चीज नहीं जोड़ा जा सकता है। और उसी भारतीय संविधान में क्या है, कंसेप्ट दिया है मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का। मतलब संविधान में बाबू कहीं लिखा नहीं गया है कि मूल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये न्यायालय खुदे बताया है, इस समय समय पर ही बताता है क्या बेसिक चीज है। ये बोलता है ये चीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब समझाते हैं, हमारा देश में क्या है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, मतलब विविधताओं का देश है। और साथ ही क्या है कि भारतीय संविधान भारत को क्या बनाया बाबू, आपको धर्मनिरपेक्ष बनाया है। क्या धर्मनिरपेक्ष? अभी समझाएंगे धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ सब धर्म क्या है, समान है। आप देखते हैं ना, कोई मांग करता है हिंदू राष्ट्र, तो कोई मांग करता है मुस्लिम राष्ट्र, तो कोई मांग करता है कि भारत को खालिस्तान राष्ट्र बनाइए, मतलब कि भारत को क्या बनाइए, आपका सिख राष्ट्र बनाइए, ठीक ना। तो क्या भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ा जा सकता है? तो संविधान बोलेगा क्या, तो न्यायालय क्या बोलेगा? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बाबू, आपका धर्मनिरपेक्षता है, विविधता है, इस कारण से क्या है, हिंदू राष्ट्र नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर ये जोड़ेगा, अगर कानून पास हो जाएगा ना, तो न्यायालय उसको क्या कर देगा, रद्द कर देगा। तो इसी को बोलते बाबू क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। आई केशवानंद भारती केस से आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार से सीजीएल में कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का सिद्धांत किससे आया बाबू, तो ये केशवानंद भारती केस आया है। बेसिक स्ट्रक्चर का एक हम चैप्टर बताएंगे, जब प्रस्तावना बताएंगे तो वहां डिटेल से चर्चा करेंगे बाबू। फिलहाल क्या समझे, हम क्या बताएं बाबू कि भारत क्या है, संसदीय सर्वोच्चता को अपनाता नहीं है। मतलब संसदीय सर्वोच्चता कहाँ की विशेषता है, ब्रिटेन का, कि कोई भी कानून वहां पर बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि संसद कानून तो बना सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा, जांच होगा, जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। अगर बाबू क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करेगा, मतलब कि संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, तो कानून बाबू रहेगा। तो ये क्या समझ में आया कि हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है, तो हमारे यहाँ बाबू संविधान क्या है, सर्वोच्च है। अगला समझिए क्या है, अगला है न्यायिक सर्वोच्चता। ये क्या होता है, न्यायिक सर्वोच्चता क्या कहता है बाबू कि न्यायालय क्या रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, न्यायालय कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो अमेरिका में क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है। मतलब देखिए, ब्रिटेन में क्या है कि संसद सर्वोच्च है बाबू, और अमेरिका में क्या है, न्यायालय सर्वोच्च है। मतलब अमेरिका कोई भी बाबू न्याय कर सकता है, समझ में ना। लेकिन भारत की बात करते हैं, देखिए भारत में जानते हैं क्या है, संसद एक तरफ हो गया बाबू ना, एक तरफ क्या हो गया, न्यायालय हो गया। ये दोनों क्या करता है, अपना अपना क्षेत्र में रह करके बाबू काम करता है। मतलब क्या है कि संसद किसी भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, अब बाबू न्यायालय क्या है, किसी भी तरह का जांच करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये कुछ कानून बना सकता है लेकिन कुछ जांच कर सकता है। तो हमारे यहाँ क्या है, दोनों का बोल सकते हैं कि सामंजस्य है, दोनों क्या है बाबू, बैलेंस करके रखा गया है। तो हमारे यहाँ क्या है, संसदीय सर्वोच्चता एवं क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता का क्या वो सामंजस्य है। न हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है और नहीं क्या है, न्यायालय सर्वोच्च है। हमारे यहाँ कौन सर्वोच्च है बाबू, संविधान। और संविधान के तहत बाबू क्या है कि संसद को भी पावर मिला हुआ है और न्यायालय को भी पावर मिला हुआ है। अगला विशेषता भारतीय संविधान का क्या बाबू कि भारत ने क्या अपनाया, धर्मनिरपेक्षता। क्या अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को। मतलब देखिए दोस्त क्या हुआ कि भारत की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया दोस्त, भारत हो गया, समझिएगा। ये मान लेते हैं क्या, मोटा मोटी क्या हो गया आपका, भारत हो गया, समझिए। तो भारत की साइड क्या था, पाकिस्तान, इस साइड क्या हो गया, बांग्लादेश। आप समझिए क्या है कि जब भारत
1947 की पहले की बात करते हैं तो ये पूरा क्या था, भारत ही था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के निर्माण के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक आंदोलन छिड़ गया। बोला कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, यहाँ पर मुस्लिम क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुस्लिम को लेकर के पाकिस्तान देश बनाया जाए। तो यहाँ पर ही बन गया पाकिस्तान, यहाँ पर ही पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान ने खुद को घोषित कर दिया कि हम क्या रहेंगे, मुस्लिम राष्ट्र रहेंगे। अब रहा भारत की बारी कि भारत क्या करेगा। तो भारत क्या बोला कि हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रह सकते हैं, हम धर्म के नाम पर देश बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कई धर्मों का उदय की भूमि रहा है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म का उदय हुआ है, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ है, हमारे यहाँ जैन धर्म का उदय हुआ है, हमारे यहाँ आजीवक धर्म का उदय हुआ है, हमारे ऐसे हजारों धर्मों का उदय हुआ है। तो हम कौन धर्म को अपनाएं? तो हम बोले कि हम क्या अपनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष। मतलब क्या है कि हम क्या है, सारे धर्मों को समान रूप से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। देखिए कोई खास धर्म को लेकर कोई देश बन जाता है ना, तो उस धर्म के लोग को ज्यादा अच्छा वहां पर ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम को ज्यादा अधिकार मिलता है। जैसे पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, तो नेपाल में हिंदू को ज्यादा अधिकार मिलता होगा। अब क्या है कि नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। तो भारत क्या अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। मतलब क्या है कि धर्म के मामले में सरकार क्या रहेगा, वो अलग रहेगा। अब समझाते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज हो गया या जो सरकार हो गया बाबू, क्या है, नागरिकों के धार्मिक मामला से खुद को क्या रखेगा, अलग रखेगा। और साथ ही क्या है कि सरकार या राज के मामले क्या होगा, सारा धर्म क्या होगा, समान होगा। समझ में गया। अब यहां से कंसेप्ट क्या समझना ना, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। समझे क्या है, जो बाबू यूरोप की बात, यहां हमारा भारत हो गया ना, इस साइड में क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, मतलब पूरा यूरोप की बात करते हैं। यहां पर क्या हो गया, अमेरिका इत्यादि हो गया। तो जितना ही सब यूरोप और अमेरिकी देश है बाबू ना, वहां पर क्या है ना कि राज हो गया या जो बोल सकते हैं सरकार हो गया, क्या हो गया, सरकार हो गया, वो जनता के धार्मिक मामला से बिल्कुल खुद को अलग रखता है। मतलब कि जनता के जो धार्मिक मामला है ओकरा में ना किसी तरह के हस्तक्षेप करता है, ना किसी तरह के सहयोग करता है। मतलब ना हस्तक्षेप करेगा ना सहयोग करेगा। वो क्या कहता है वहां के सरकार कि आपका धार्मिक मामला है, आप अपने घर में मनाइए, मतलब हमको कोई लेना देना नहीं, आप क्या कीजिए क्या नहीं कीजिएगा, धर्म से कोई लेना देना है ये नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्म के मामले में बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, अलग है। हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए सरकार के नजर में, पहला समझिए क्या, सरकार की नजर में सारा धर्म क्या है, समान है। सारा धर्म क्या है, वो समान है, इक्वल है ना। लेकिन सरकार बिल्कुल खुद को धार्मिक मामला से अलग नहीं रखती है। सरकार क्या बाबू कि धर्मों को बढ़ाने का प्रयास करती है, सभी धर्मों का बढ़ाने का प्रयास करती है। अमेरिका यूरोप में क्या है कि यहां पर बाबू क्या है, बिल्कुल अलग रखती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सब धर्मों को बढ़ाने का प्रयास करती है। मतलब हिंदू को भी बढ़ाएगा, मुस्लिम को भी बढ़ाएगा, ईसाई को भी, सबको बढ़ाएगा। अब देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ देखते हैं कि मुस्लिम के लिए क्या माना जाता है कि मुस्लिमों को अपने जीवन काल में हज की यात्रा करना चाहिए। हज की यात्रा मतलब क्या होता है कि आपका भारत हो गया, यहाँ पर सऊदी अरब है और सऊदी अरब में क्या है, एक जगह मक्का है, मक्का क्या है, मदीना है। तो यहाँ देखिए मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम था मोहम्मद साहब, वो मक्का से मदीना यात्रा किए थे और इस यात्रा का पवित्र माना जाता है। अब माना जाता है कि प्रत्येक मुस्लिम को एक बार यहाँ से यात्रा करना चाहिए। अब बताइए बाबू बिहार के कोई मान लेते हैं या भारत में कोई बोल सकते हैं कहीं का मुस्लिम रहेगा, अगर इसको जाना है तो तनिका रुपया खर्चा होगा, बहुत रुपया खर्चा होगा, उतना औकात है ये नहीं, तो जा पाएगा नहीं। तो अब सरकार क्या बोलती है कि ऐसा करो, 1.5 लाख रुपया लग रहा है ना, तो 20,000 रुपया तुम लेकर के आओ, है ना। हम इधर से क्या करें, 1,30,000 रुपया दे देंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सरकार क्या करे, धर्म में क्या दे रहा है, अनुदान दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। तो इससे नहीं लग रहा है कि मुस्लिम धर्म को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए इसी तरह से क्या होता है कि मान लेते हैं कि हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो देखते हैं बाबा धाम होता है। तो बाबा धाम के दौरान क्या होता है, सरकार क्या करती है बाबू, कई तरह के अरेंजमेंट कर देती है। अमरनाथ की यात्रा होता है, वहां पर भी क्या होता है, सरकार कई तरह के सब्सिडी वगैरह देती है। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सरकार के नजर में सारा धर्म क्या है, समान है। और सरकार सभी धर्मों को बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करेगी, कोई एक धर्म को ज्यादा नहीं, सब धर्म को बढ़ाने का समान रूप से क्या करेगी, प्रयास बाबू करेगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब क्या है। पहला क्या है, सरकार की नजर में सारा धर्म क्या है, समान है। अगला क्या कि सरकार सभी धर्मों को बढ़ाने का समान प्रयास करेगी। इसको बोलते हैं कि हमने बाबू क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। जबकि बाबू यहाँ पर क्या होता है, सरकार यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है कि सरकार बाबू धर्म क्या होता है, जनता का बिल्कुल अलग होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। इसको बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। अभी तक हमने जितना आपको प्रावधान बताया, इससे क्या लगता है
कि भारत में क्या है, संविधान ही क्या बाबू सर्वोच्च है। संविधान के अनुरूप ही हमारे यहाँ क्या होता है, काम होता है। हमारे यहाँ जानते हैं कई लोग आएगा कई लोग जाएगा, लेकिन बाबू जो संविधान है यही हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है। जैसे अलग अलग धर्म में होता है बाबू ना, ये किसी धर्म में कुरान सर्वोच्च माना जाता है, किसी में कुछ माना जाता है। बाबू भारत में क्या है, ये बाबू जो किताब है जिसको संविधान बोलते हैं, यही क्या बाबू आपका सर्वोच्च है। समझ में गया। अब देखिए जो पूरा संविधान है बाबू ना, संविधान के जो पहला चैप्टर पढ़िएगा, संविधान का बाबू क्या होता है, पहला चैप्टर पढ़िएगा। जैसे आप लोग किताब वगैरह पढ़ते होंगे बाबू ना, तो किताब मान कि 10वां किताब है, तो किताब निकालते तो क्या लिखता है कि प्रस्तुत पुस्तक 10वां के फिजिक्स किताब का है, इसमें हम फलना फलना पढ़ेंगे। मतलब वो पहला पेज पढ़ने से क्या होता है, पूरा झांकी मिल जाता है किताब का। तो उसी क्या होता है कि बाबू संविधान के पहला पेज इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, जो लिखा गया है ना, तो वो क्या है बाबू संविधान का क्या प्रस्तावना है या संविधान का परिचय पत्र है। इसको पढ़ लेंगे तो पूरा संविधान का हमारा सार मिल जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, प्रस्तावना है ना। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है या संविधान का क्या है बाबू, सार है। अब देखिए प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा बाबू, प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। प्रस्तावना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं, प्रस्तावना को संविधान का सार बोलते हैं, या प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, संविधान का समरी बोलते हैं। और देखिए क्या है, हमने जो प्रस्तावना अपनाया है ये अमेरिका के संविधान से अपना है। किससे बाबू, अमेरिका के संविधान से अपना है। मतलब अमेरिका में क्या देखिए कि वहाँ पर भी क्या है, जो संविधान बना है उसके ऊपर में वो समरी लिखा गया है और वही क्या किया बाबू, अपनाए हैं वहीं से। लेकिन इसका जो लिखने का स्टाइल है, भाषा बाबू ना, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाया। कहाँ से अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया से। दो क्वेश्चन पहला क्या पूछेगा बाबू कि प्रस्तावना हमने कहाँ से अपनाया है, तो प्रस्तावना हमने अमेरिका से अपनाया है। लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है ना, ये कहाँ से अपनाया है बाबू, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए संविधान का प्रस्तावना पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मोटा मोटी क्या होता है, पूरा संविधान के बारे में क्या होता है, आइडिया मिल जाता है। प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखा गया उससे पता चल जाता है कि भाव हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ये था भारतीय संविधान की विशेषता। तो हमने देखिए अभी तक यहाँ पर क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से आपको रिकैप करवा देते हैं। वो हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान का पहला विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार का होता है, वो एक लिखित होता है, लिखित होता है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, लिखित है, जबकि अमेरिका का संविधान क्या है, पहला लिखित संविधान है। और भारत का संविधान क्या है वो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर बोले क्या हो कि हमारा संविधान क्या है, जीवित संविधान। मतलब भारतीय संविधान में समय के साथ संशोधन किया जा सकता है और संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में क्या है, वर्णन है। और बाबू क्या बोले कि हमारे यहाँ संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। मतलब कि न बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया वाला कहानी में क्या है बाबू, मतलब क्या है कि न योगी जी न मोदी जी, सबसे बड़ा कौन है, संविधान जी। फिर क्या बोले कि भारतीय संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग लिया गया है और सबसे ज्यादा प्रावधान लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसलिए बोलते हैं बाबू क्या है कि भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है। अगला क्या बोले कि हमने एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया है और यह अपनाया है इंग्लैंड से, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। आप एक बार में सिर्फ भारत नागरिक हो सकते हैं, राज्य का नहीं। साथ ही क्या है कि आप सिर्फ एक बार में भारत देश का नागरिक हो सकते हैं, विदेश का नहीं। फिर क्या बताया कि हमने मौलिक अधिकार को अपनाया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका बाबू चर्चा है। शुरू में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में कितना है, 6 है। फिर क्या बोले बाबू कि हमने नीति तत्व को क्या है, अपनाया है आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में 36 से क्या है, 51 में इसकी वर्णन है। फिर हमने क्या बताया बाबू कि हमारे संविधान में क्या है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। बाद में इसको इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में डाला गया था बाबू। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। शुरू में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, वर्तमान में कितना हो गया, 11 हो गया। फिर क्या बताया कि हमने क्या अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। हमने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया है। और संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से लिया, इंग्लैंड से। इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। फिर क्या बोले कि हमने संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली दोनों को अपनाया है। कुछ मामलों में संघात्मक, कुछ मामलों में क्या है, एकात्मक है बाबू। और फिर क्या बोले बाबू कि इसलिए भारत
भारत के संविधान को बोलते हैं अर्ध संघीय बोलते हैं। संघात्मक मतलब क्या होता है, शक्ति बांटेगा, एकात्मक मतलब शक्ति एक जगह आएगा। इसी में क्या है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल हमारे यहाँ 3 तरीके से लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 को राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं बाबू, ये अब तक 3 बार प्रयोग हो चुका है, 62, 71, 75 बाबू। 2 बार युद्ध के आधार पर बाबू या बाह्य आक्रमण के आधार पर, और 75 वाला आंतरिक अशांति के आधार पर। वर्तमान समय वो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। फिर बाबू क्या है 356 की बात करते हैं, इसको बाबू संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, ये राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग इसी का हुआ है। सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था पंजाब में 1951 में। फिर क्या बोले वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 60 के तहत लगाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। फिर हमने क्या बताया कि हमने त्रिस्तरीय सरकार को बाबू अपनाया है। शुरू में था 2 स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर, राज्य स्तर पर। बाद में क्या किया, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत बाबू स्थानीय सरकार की चर्चा यहाँ पर किया गया। फिर क्या बोले बाबू कि हमने क्या अपनाया है, वयस्क मताधिकार के प्रावधान को अपनाया है। मतलब शुरू में कई साल वोट देने की उम्र था, बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की उम्र 21 से घटा के 18 कर दिया गया। फिर क्या बोले कि हमने क्या अपनाया है, कठोरता एवं लचीला संविधान को, दोनों का मिला जुला रूप को अपनाया है। अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, लचीला संविधान है। हमने दोनों का क्या है, मिला जुला रूप को अपनाया है। फिर क्या बोले कि हमने बाबू क्या अपनाया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया है। मतलब कि हमारे यहाँ क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका जो होता है ना, तो कार्यपालिका से क्या होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद बाबू 50 में है। और साथ ही हमारे न्यायपालिका क्या होता है, एकीकृत होता है। मतलब एक के नीचे दूसरा हो गया, एक के नीचे क्या हो गया, दूसरा हो गया। जबकि अमेरिका में सिस्टम क्या है, अलग है बाबू। हमने क्या अपनाया कि हमने संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक बाबू क्या है, सर्वोच्चता को मिश्रण को अपनाया है। ब्रिटेन में क्या होता है, संसद सर्वोच्च होता है, जबकि अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च होता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो दोनों क्या है, मिला जिला रूप है। फिर क्या बोले बाबू कि हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है बाबू, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जिसको बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसमें क्या होता है, सरकार नागरिकों के धार्मिक मामला से बिल्कुल खुद को अलग कर लेती है। जबकि हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, मतलब सरकार की नजर में सारा धर्म क्या है, समान है, और सरकार सभी धर्मों को बढ़ावा देने का समान रूप से प्रयास बाबू करती है। फिर हमने क्या बताया कि हमने अपनाया है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या संविधान का क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं, या संविधान का समरी बोलते हैं। यह अमेरिका के संविधान से अपनाया है, जबकि भाषा कहां से अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। तो ये क्या था भारतीय संविधान की विशेषता बाबू। इसको 1 बार 2 बार बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत सारा क्वेश्चन निकलते हैं बाबू। बाकी क्या है कि आगे के लेसन आएंगे तो उसमें और आपको डिटेल से बताएंगे, और बाकी नोट्स आपको डाल दिया जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।